Okay, in last class we were discussing angular momentum algebra. Good evening. हम लोग एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो जे इक्वल टू हाफ सिस्टम, ठीक है। जे इक्वल टू हाफ सिस्टम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस इक्वल टू हाफ सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एस इक्वल टू हाफ सिस्टम, मतलब ऐसे सिस्टम जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बेसिकली हाफ है, ठीक है। हम लोग देखिए लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि ये सारा डिस्कशन बेसिकली आप कह सकते हो कि स्टार्ट होता है ऐसे फिजिकल क्वांटिटी के साथ। ओके, जस्ट मिनट, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके लिए कम्यूटेशन रिलेशन ये सेटिस्फाई होता है, जे आई जे जे इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस और एप्सिलॉन आई जे के, ठीक है ना, और यहाँ पे जे के हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कम्यूटेशन रिलेशन, हम लोग ये कह रहे थे कि अगर ये कम्यूटेशन रिलेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है, तो और हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे बेसिकली दूसरा कम्यूटेशन रिलेशन ये था जे स्क्वायर कॉमा जे आई, ये कम्यूट कर रहा था, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये कहा कि जे स्क्वायर और जे जेड के हम लोग साइमल्टेनियस आइगनस्टेट्स डिफाइन करेंगे, ठीक है, साइमल्टेनियस, क्योंकि ये कम्यूट कर रहे हैं ना, जब जब ऑपरेटर कम्यूट करते हैं तो उसके कॉमन आइगनस्टेट्स होते हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस आइगनस्टेट्स, ठीक है। तो साइमल्टेनियस आइगनस्टेट्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो साइमल्टेनियस आइगनस्टेट्स यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा जे स्क्वायर, साइमल्टेनियस आइगनस्टेट हम लोग इस तरह से डिफाइन किया था जे एम, ठीक है। सो जे स्क्वायर एक्टिंग ऑन जे एम गिव्स अस जे इंटू जे प्लस वन और इंटू एच बार स्क्वायर और यहाँ पे जे कॉमा एम, ठीक है, ये आएगा। और जे स्क्वायर जे जेड एक्टिंग ऑन जे एम, ठीक है, दिस इज इक्वल टू बेसिकली एम इंटू एच बार था और यहाँ पे जे कॉमा एम, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ठीक है। और इसमें ये बताया गया था कि m कैन टेक वैल्यूज, ठीक है, m कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम माइनस जे टू प्लस जे, और j का जो वैल्यूज था वो था 0 प्लस सॉरी 0 हाफ और 1 फिर 3/2 और, ठीक है ना, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज थे j के, दीज आर द वैल्यूज ऑफ j। ओके, ठीक है। तो इतना हम लोग डिस्कस किए हुए थे। उसके बाद फिर ये तो जनरल डिस्कशन है, दिस इज जनरल डिस्कशन। इसी को यूज करके हम लोग जे इक्वल टू हाफ सिस्टम के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट्स वगैरह सभी कुछ लिखे हुए थे, ठीक है ना। एंड वी हैड डिफाइंड टू रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स आल्सो, ठीक है ना। तो जस्ट ये बेसिक आपको बता दिया गया, ठीक है। सर तो ये लेक्चर के लिए जैम बैच के लिए भी है ये लेक्चर नहीं नहीं जैम के लिए नहीं है, ठीक है। ना, वहाँ पर लागिन चल रहा है। अच्छा, वो चल रहा है तो आप लोग छोड़ दो, ठीक है ना। बाद में जेस्ट एफ के लिए आप लोगों को तो बोल दिया गया ना, क्वांटम का लेक्चर आप लोग का हो चुका है, हाँ सर, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। फिर अगला का 10 लेक्चर अभी तक जेस्ट अपलोड नहीं। हाँ, तो वो अपलोड हो गया है, ठीक है ना। वो लेक्चर देख लोगे, ये आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, बाद में देख लोगे, ठीक है ना। जैम के ओके स्टूडेंट को भी हम लोग लाइव क्लास में इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा नेट के स्टूडेंट के साथ पर्टिकुलरली इंटरेक्शन कर रखने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है ना। उसमें पता ओके नहीं सर। चलता है कि कौन है जैम के स्टूडेंट है कि नेट के स्टूडेंट है, ये पता नहीं चलता है ना फिर, तो इसीलिए आप लोग को हटाया गया है, ठीक है। अच्छा, आज ओके सर। बाय मिस्टेक तो आप लोग अभी क्विट कर जाओ, ठीक है ना, बाद में देख लोगे रिकॉर्डेड, ठीक है। 10 लेक्चर अपलोड कर देना। हाँ, वो कर दिया गया। अभी ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, अभी रहोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके सर। वो अपलोड हो चुका है, जाके देख लोगे, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस किया गया कि, ठीक है, तो हम लोग देखो ये डिस्कस किए थे कि जैसे जे जेड ऑपरेटर है, जे एक्स ऑपरेटर, जे वाई ऑपरेटर, उसका हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिए थे, ठीक है ना। तो देखिए जस्ट एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हम ये बता रहे हैं कि जैसे हम लोग डिस्कस किए थे कि जे इक्वल टू हाफ सिस्टम के लिए, ठीक है ना, जे इक्वल टू हाफ सिस्टम, ठीक है, जे इक्वल टू हाफ फॉर जे इक्वल टू हाफ सिस्टम, हम लोग ये डिस्कस किया कि जैसे देखिए जे एक्स इज इक्वल टू है एच बार बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे 1 0 0, नहीं ये 0 था और यहाँ पे 1 था, है ना। ये बेसिकली 1 1 है, 1 1,
ठीक है, और ये 0 है। फिर जे वाई हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है ना, दिस इज एच बार बाई 2, और बेसिकली यहाँ पे था 0 और माइनस आयोटा, आयोटा और 0 था, और जे जेड, ठीक है ना, देखिए जे जेड इज इक्वल टू है एच बार बाई 2, ठीक है, एच बार बाई 2, और यहाँ पे 1 और -1 था और 0। ठीक है, देखो हम ये इसलिए बताना चाह रहे हैं कि देखो लास्ट क्लास में हम लोग जे इक्वल टू हाफ जब डिफाइन किया था ना, तो इससे एम इक्वल टू दो वैल्यूज निकले थे, हाफ और माइनस हाफ। ठीक है, क्योंकि एम का वैल्यूज -J2 + J होता है विथ इंटरवल ऑफ 1। ओके, तो ये बताया गया था। तो यहां से देखिए दो स्टेट्स बने थे, दो स्टेट्स बना था, एक को बोला गया था 1 और हाफ स्टेट, ठीक है, इसी को हम लोग फर्स्ट स्टेट बोल दिए थे, दिस वाज फर्स्ट स्टेट। और दूसरा जो सेकंड स्टेट जिसे बोला गया था, दैट वाज हाफ और माइनस हाफ, ये बोला गया था, ठीक है ना, दिस इज द सेकंड स्टेट। ठीक है, तो देखिए ये जो दो स्टेट्स हैं, हाफ 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 और हाफ माइनस हाफ, ओके, इसको हम सेकंड स्टेट बोल दिए। अब आपको याद है ना कि देखिए ये दोनों स्टेट्स को यूज किया गया था, ये दोनों स्टेट्स को यूज किया गया था, और फिर उसको यूज करके ये मैट्रिक्स एलिमेंट लिखे गए थे। अब बताइए ये मैट्रिक्स एलिमेंट क्या बिना बिना इस स्टेट को यूज किए हुए आप लिख सकते हो? कैन यू राइट दिस, सॉरी, these matrices can you write without using these two states? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्योंकि इसको ऐसे ही लिखा ही गया है। देखिए जब क्या बोलते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट जेएक्स का निकालना था, तो जेएक्स का मैट्रिक्स एलिमेंट ऐसे लिखा गया है यहाँ पे 1 1 1 और 1, ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाला गया। फिर हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम निकालना था, तो जेएक्स और यहाँ पे 1 और 2 निकाला गया, ठीक है ना। और फिर जेएक्स को लिखा गया जे प्लस और जे माइनस के टर्म में, ठीक है ना। उसका फिर ऑपरेशन इस पे डिसाइड कंसीडर करके फिर ये मैट्रिक्स एलिमेंट निकला था, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि ये मैट्रिक्स एलिमेंट जो है ना, मतलब इन दोनों स्टेट्स को यूज करके लिखा गया है। तो इसीलिए ये मैट्रिक्स एलिमेंट जो है ना बहुत जनरल नहीं कहा जा सकता है, या फिर ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जैसे जेएक्स को आप एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, दिस इज नॉट ए वेरी जनरल रिप्रेजेंटेशन। कभी एग्जाम में मान लो आपको ऐसा दे दिया गया कि व्हाट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेएक्स, और सपोज करो ये दिया ही हुआ नहीं है, ठीक है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, वो किसी और स्टेट्स को यूज करके लिखा गया होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये सब जो कुछ भी बताया गया था ना आप लोग को, तो ये ध्यान रखोगे कि these are मैट्रिक्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ, ऐसे लिख देते हैं हम यहाँ पे जे आई, मतलब जे के कंपोनेंट्स का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। दीज आर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे आई, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, स्टेट्स जे एम। ये जे एम स्टेट्स के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। दीज आर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है ना, ऑफ जे आई विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट्स जे एम, ठीक है। तो अगर और जे एम क्या है, दीज जे एम आर कॉमन आइगन स्टेट्स, ठीक है, कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जेड, ठीक है। तो जे स्क्वायर और जे जेड का ये कॉमन आइगन स्टेट, तो देखो आप ये ध्यान रखेंगे, इसको जरूर हम ये बोलना जरूरी है, दीज आर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू दीज स्टेट्स, ठीक है ना, इन स्टेट्स के रिस्पेक्ट में है ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। और इन स्टेट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दीज स्टेट्स आर कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जेड, ठीक है, दीज आर कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जेड। ऑल राइट। तो अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आ गया, व्हाट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे वाई विथ रिस्पेक्ट टू आइगन स्टेट ऑफ जे स्क्वायर एंड जे एक्स, क्योंकि जे स्क्वायर और जे एक्स भी कम्यूट करता है, ठीक है ना, तो उसके आइगन स्टेट्स के रिस्पेक्ट में इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, तो आप ध्यान रखो कि ये आंसर नहीं कर सकते हो, ओके, ऐसा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वी विल डिस्कस दैट हियर, ओके। ठीक है, तो अब अच्छा, जो हम आपको बोले थे कुछ क्वेश्चंस, तो ये स्टेटमेंट जरूर याद रखोगे, ठीक है। अभी हम लोग इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग को कुछ क्वेश्चन बोला गया था अटेम्प्ट करने के लिए, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और सॉल्व नहीं हुआ तो पूछ सकते हो। इज देयर एनी क्वेश्चन? यस सर। अच्छा, अटेम्प्ट, हाँ, कौन सा क्वेश्चन है?
बुकलेट में से 26 नंबर। अच्छा बुक में से कौन सा बुक, एक मिनट देखें, क्वांटम पेज नंबर क्या है? 63। अभी इसमें हालांकि कुछ टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है ना, हो सकता है कि अगर वो बताया नहीं है तो उससे रिलेटेड अगर होगा तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। 63, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहे हो? यस सर। 26 तो आसान क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चन जानते हो ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको थोड़ा सा लगना पड़ता है, समझ गया ना कि, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आप जहाँ आपका जो रूम है, ओके, उसमें मान लीजिए बुक्स वगैरह बिखरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल अरेंज नहीं है। अब आप सोचोगे हम करेंगे अरेंज, ठीक है ना, ऐसे सोचते ही रहोगे, ठीक है ना, तो क्या अपने आप तो अरेंज नहीं हो जाएगा ना, उसको करना पड़ता है, ठीक है ना। इफ यू अरेंज द बुक्स देन ओनली यू विल फाइंड एवरीथिंग वेल, मतलब केप्ट प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन अब तो वैसे ही ये सब क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। आप पॉलीमेट्रिसेस पढ़े कि नहीं पढ़े बताइए? पॉलीमेट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब उसको कुछ भी मतलब लिख दिया गया ना, आप समझ लो आप इसके पीछे इस क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करोगे तो जरूर सॉल्व होगा, ठीक है ना। ऐसा ये है ही, हो ही नहीं सकता है कि ये नहीं सॉल्व हो, क्योंकि पॉलीमेट्रिसेस एक बार पढ़ लिया गया ना तो उसकी प्रॉपर्टीज यूज करने से सॉल्व हो गई। और लोग बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है आप लोगों ने? जो इसमें लिखा हुआ है सिग्मा एक्स इक्वल टू एफ प्लस एफ डैगर, सिग्मा वाई इक्वल टू अब माइनस आयोटा एफ एफ डैगर, वे सिग्मा आर पॉलीमेट्रिसेस, ठीक है ना, ओबेक एंटी कम्यूटेशन रिलेशन ये दिया हुआ है, देन सिग्मा जेड इज गिवन बाय। सर उसमें एक्सपेक्ट कर रहा था सर। ये नया क्वेश्चन है, जानते हो, आपको मतलब अटेम्प्ट करके देखना पड़ेगा इसे, ठीक है ना। इसका कोई ऐसा नहीं कि पहले से इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या कह रहे हो? सर किया था लेकिन उसमें आंसर का एक माइनस फैक्टर आ रहा है सर। माइनस आ रहा है? चलो देखते हैं हम भी, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर है ये 26, पेज 63, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जेस्ट 2020 12 का क्वेश्चन है, जेस्ट 12, ठीक है। इसमें देखो लिखा हुआ है सिग्मा एक्स, अब पता नहीं क्वेश्चन भी तो कभी कभी गलत लिखा रहता है इसमें, एफ डैगर प्लस एफ, ठीक है, और सिग्मा वाई जो लिखा हुआ है दिस इज माइनस आयोटा और एफ डैगर और माइनस एफ, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दे दिया गया है, अब बोला गया है कि पॉलीमैट्रिसेस हैं ये सभी, ठीक है। अब ये एंटी कम्यूटेशन रिलेशन ये वो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब सिग्मा जेड निकालना है, देखो हमको लगता नहीं है कि ये सब ज्यादा हमें यूज करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा चलो हम लिख लेते हैं। देखो इसमें जो है ना एफ एफ ऐसे लिखा हुआ है ना, एफ कॉमा एफ, ये एंटी कम्यूटेशन रिलेशन जीरो है, तो एफ कॉमा एफ जीरो होने का मतलब क्या हुआ? एफ कॉमा एफ तो ऐसे लिखोगे ना, एफ इज एफ इंटू एफ प्लस एफ इंटू एफ, यही तो होगा, दैट इज जीरो। तो इसका मतलब एफ स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। और यहाँ से दूसरा एक एंटी कम्यूटेशन रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे एफ कॉमा एफ डैगर, सॉरी, एफ कॉमा, देखो ये सब जानते हो, एफ कॉमा एफ डैगर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, देखो एफ इंटू एफ डैगर और प्लस एंटी कम्यूटेशन में बीच में प्लस आ जाता है ना, यहाँ पे एफ डैगर कॉमा एफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। बस ये सभी दिया हुआ है, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है ना। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हुआ हो सकता है, हमें भी पता नहीं है अभी देखो क्या करना है, ठीक है। देखो हम लोग इतना तो जानते हैं कि जैसे आप कम्यूटेशन रिलेशन पढ़े हो ना, सिग्मा एक्स कॉमा सिग्मा वाई, ये कितना होता है बताइए, व्हाट इट इज? आयोटा सिग्मा जेड। तुम लोग जो है ना कभी मतलब सर एग्जाम क्लियर नहीं होगा तुम लोग का, ठीक है। सिग्मा जेड। ये स्टूडेंट को टीचर से ज्यादा चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, तब एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है। तो 2i सिग्मा जेड। हाँ, अब 2 छोड़ के आओगे तो एग्जाम में क्या मिलेगा आपको बताइए? ऐसा तो नहीं है ना कि स्टेप मार्किंग हो रहा है कि स्टूडेंट थोड़ा सही बताया है, ठीक है। तो ये देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इतना होगा, सिग्मा एक्स जानते हो, प्रिसाइज अगर नहीं आपको पता है ना तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ा मतलब घातक होगा आपके लिए, तो आप कॉन्फिडेंस में टिक करके आ जाओगे, नेगेटिव में मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा इन चीजों का क्या है, देखो थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे ना, रिवीजन कर लोगे तो बस हो जाएगा, ठीक है।
कुछ ऐसा बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं पढ़ाई जा रही है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा वाई इंटू सिग्मा एक्स ऐसे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2 आयोटा और सिग्मा जेड है। जानते हो हम आपको क्लियर बता रहे हैं, जो स्टूडेंट का नेट एग्जाम नहीं क्लियर होता है ना, वो समझ लो बहुत बहुत ही लेजी स्टूडेंट है, ठीक है। एकदम क्लियर बता रहे हैं, लेजी स्टूडेंट का पहचान है जिसका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, पढ़ाई नहीं करता है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ से सिग्मा एक्स का वैल्यू पुट करो, ठीक है, माइक ऑफ कर लोगे, ठीक है। एफ डैगर प्लस एफ लिखा हुआ है यहाँ पे, और सिग्मा वाई लिखा हुआ है हमारा माइनस आयोटा, और यहाँ पे एफ डैगर, और ठीक है ना, और माइनस एफ, और माइनस सिग्मा वाई फिर से माइनस है, ये प्लस हो जाएगा एफ डैगर, और ठीक है माइनस एफ, और सिग्मा एक्स लिखा हुआ है एफ डैगर और प्लस एफ, ठीक है, इज इक्वल टू 2 आयोटा और सिग्मा जेड। तो हमारे निकल जाएगा सिग्मा जेड यहाँ से। देखो तो हम देखिए क्या करेंगे, इसमें आयोटा तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें सब में आयोटा है, इसको आयोटा खत्म कर दो, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एफ डैगर का स्क्वायर, ठीक है ना, एफ डैगर का स्क्वायर यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है, और सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, ठीक है ना, एफ एफ मल्टीप्लाई होगा, और फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ प्लस एफ इंटू एफ डैगर, ठीक है, एफ इंटू एफ डैगर, और माइनस हो जाएगा एफ डैगर इंटू एफ, इधर से ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है ना, ये आ गया। और इन सब के पीछे यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है, और प्लस यहाँ पे इधर आयोटा कैंसिल कर दिया हम, ठीक है ना, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डैगर का स्क्वायर हो गया, और माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है ना, एफ स्क्वायर, और फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा एफ डैगर इंटू एफ, और माइनस एफ इंटू एफ डैगर, ठीक है ना, ये आ रहा है यहाँ से, और इज इक्वल टू 2 सिग्मा जेड, इतना निकल गया, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो माइनस साइन हमने पुट किया था यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ माइनस है, और इधर तो प्लस हो गया था, ठीक है। तो इधर से देखिए एफ डैगर स्क्वायर और एफ डैगर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल हो गया, ऐसे भी एफ स्क्वायर 0 था, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये बन जा रहा है एफ एफ डैगर माइनस में, ठीक है ना, और यहाँ पे भी एफ एफ डैगर माइनस में है, ठीक है ना, और ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जा रहा है हमारा 2 का फैक्टर आएगा, वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एफ डैगर और इंटू एफ, ठीक है ना, एफ डैगर इंटू एफ आ गया, और माइनस एफ इंटू एफ डैगर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा जेड। तो ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो अब आप देखिए हमें क्या करना है कि इतना तो हमने निकाल दिया सिग्मा जेड, अब क्वेश्चन से मैच, ऑप्शन से मैच कराना का जानते हो वो स्टूडेंट का काम होता है, एफ डैगर एफ और एफ माइनस एफ एफ डैगर, ये लिखा हुआ है सिग्मा जेड। अब हम ऑप्शन से मैच कराते हैं, तो देखिए ऑप्शन एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑप्शंस देखो, देखने से पता चल रहा है कि ऑप्शन सभी ऑप्शंस को आप गौर से देखिए, सभी ऑप्शन में एफ डैगर एफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑल ऑप्शंस कंटेन ओनली एफ डैगर एफ, किसी में भी एफ एफ डैगर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप यहां से पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, रिमूव एफ एफ डैगर यूजिंग सेकेंड रिलेशन, ठीक है ना, सेकेंड जो रिलेशन था ना यहाँ पे, उसको यूज करके हम लोग इसको, ठीक है ना। तो एफ एफ डैगर की जगह आप इधर से इधर ले आओगे ना इसे, तो ये बन जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से एफ एफ डैगर सेकेंड से, तो ये बन जा रहा है 1 माइनस एफ डैगर एफ, इसको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है ना, एफ एफ डैगर की जगह, तो सिग्मा जेड इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको यहाँ पुट करोगे तो ये माइनस यहाँ पे है, और ये वाला माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो 2 एफ डैगर और इंटू एफ, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। बताइए इतना आंसर है कि नहीं है? जी ठीक है, तो सी ऑप्शन मैच कर गया इसका, ठीक है, सी यही आ रहा है ना, तो हाँ नहीं बी ऑप्शन हाँ ठीक है, सी में प्लस दिया हुआ है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम इसमें कोई ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लगाए क्या बहुत बड़ा, ठीक है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया हमको, बस इतना, हाँ कुछ ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं जानते हो तो आप फिर भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी नहीं होता है, मतलब कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो हम इसका यूज किए, देखो हमें ये पता था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 2 आयोटा सिग्मा जेड होता है, ठीक है ना, इसका यूज किए, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिया हुआ था, उसको सब्स्टिट्यूट किया, कल मल्टीप्लीकेशन किया गया, बस सिंपल कम्यूटेटर ब्रैकेट का रिलेशन है, और ठीक है,
कुछ कैंसलेशन हो गया, बस अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, वही हम बोलते हैं ना, देखो क्वेश्चन टफ होता ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब और कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं बना? लेकिन आप ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप नहीं बना रहे हो ना, तो एग्जाम क्लियर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, जानते हो, इसमें आपका पेशेंस चेक होता है कि आप कितना जो है ना, मतलब पेशेंस के साथ काम करते हो, ठीक है। आपको हम एक बात बताएं, देखो ये क्वेश्चन अगर जानते हो, हम भी घर में सॉल्व करेंगे ना, मान लीजिए क्या बोलते हैं, जब क्लास हम नहीं ले रहे हो, ठीक है ना, मान लो हम फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखे और क्या बोलते हैं, हमें लगा कि सपोज हमसे नहीं सॉल्व होगा, तो हम मान लो सॉल्व करके चेक कर रहे हैं क्लास के पहले, ठीक है ना, क्लास लेने से पहले, तो ज्यादा चांस है कि हम गलती करेंगे, ठीक है। क्योंकि जानते हो क्या होता है कि उस टाइम जो है ना, मतलब पेशेंस थोड़ा कम होता है, मतलब जब आप घर में बैठ के काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा लगता है यार थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो रहा है, छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये सब होता है, ठीक है ना। तो इसलिए गलती का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। एग्जाम में थोड़ा सा गलती का चांस कम होता है, और हम जब आप पढ़ा रहे होते हो ना, तो भी गलती का चांस कम होता है, ठीक है। क्योंकि जैसा आप समझ रहे हो ना, हमसे जैसे यहाँ पे अभी सॉल्व हो गया ना, आप क्लास से पहले अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है नहीं भी होगा सॉल्व, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मिस्टेक का चांस ज्यादा होता है, उस टाइम कम अटेंटिव रहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि हम क्लास में जब सॉल्व कर रहे हैं, मान लो हम माइनस प्लस का मिस्टेक करते हैं ना, तो आप लोग बता भी देते हो, ठीक है ना, तो इसलिए भी आंसर ज्यादा चांस होता है कि करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन हाँ, ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए सभी से, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए और कोई ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37, देखिए क्या है। थर्टी सेवन भी हो जाना चाहिए था, 37 भी जानते हो आप लोगों से हो जाना चाहिए। हम ऐसे क्वेश्चंस कराए ना आप लोगों को कल क्लास में, ये कराए थे, देखो क्वेश्चन, एक एक मिनट को आ रहे हैं। ओके, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 63 जो है ना, अच्छा ये जो बुक आप लोग को दिया गया है, इसका पेज निकलता तो नहीं है? जी सर। यस सर, निकल जाता है। निकल जाता है? यस सर। अरे पता नहीं, ये तो बाइंडिंग हमको ऐसा, वही अभी देखने में हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं इसको, लेकिन अभी ऐसा लगा देखने में कि शायद निकल जाता हो। एक बुक पूरा निकल गया सर, एक एक पेज। अच्छा, चलो ठीक है, देखते हैं, हम बताएंगे उनको, ठीक है। देखो इसमें भी तो वैसे ही क्वेश्चन है ना 37, इसमें भी आपको दिया गया है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका आइगन वैल्यूज निकालना है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बस आपको लिखना है इसमें, ये सभी तो मतलब कैलकुलेटिव है ना क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पे ये हो देखिए, जाएगा सर। है ना, ये तो हो जाना चाहिए सभी से, ठीक है। इसमें देखो बस एक बार चलो हिंट देते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ई नॉट, मतलब सॉल्व करने के बाद पूछ रहे हो शायद कोई किसी ने, इसीलिए तो पूछा हमें, ये ए और यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्मा एक्स, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है,
तो देखो इसमें हमें क्या करना होगा, सिग्मा जेड का वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा और उस मैट्रिक्स का बस हमें आइगन वैल्यू निकाल देना होगा। ठीक है, कल हम लोग ऐसे निकाले ना, कल आपने देखा ना कि हम सिग्मा डॉट एन कैप का नहीं निकाल दिए, सिग्मा डॉट एन कैप का आइगन वैल्यू निकाले थे हम लोग। ठीक है, तो कैसे निकाले थे, सिग्मा डॉट एन कैप तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था ना ये, इसमें ऐसे लिखा हुआ था सिग्मा एक्स इंटू एन एक्स और प्लस सिग्मा वाई और इंटू एन वाई और प्लस सिग्मा जेड और इंटू एन जेड। अब एन एक्स एन वाई एन जेड का हम लोग वैल्यू पुट किए थे और उसके बाद सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड का वैल्यू पुट किए थे, ये एक मैट्रिक्स बन गया था, याद है ना, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा फिर साइन थीटा ई पावर माइनस आयोटा थीटा, ऐसा बना था ये देखो ऐसा था ना, कॉस थीटा और फिर इधर था साइन थीटा और ई टू द पावर माइनस आयोटा फाई, है ना, और इधर था साइन थीटा और ई टू द पावर आयोटा फाई और इधर था माइनस कॉस थीटा। इस तरह से मैट्रिक्स बन गया था और इस मैट्रिक्स का हम लोग आइगन वैल्यू निकाल दिए थे, तो आइगन वैल्यू इसका निकला था हमारा +-1। तो अब बताइए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इज देयर एनी डिफरेंस? कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे किए वैसे ही यहाँ पे करना है। तो वही हम देखो आप लोग को समझा रहे हैं बार बार कि ऐसे क्वेश्चंस जानते हो बिल्कुल आपसे हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना एफर्ट आप लोग लगाइए, इतना मेहनत करिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर एग्जाम में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, देखो हम करा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, बताइए, सीखना तो आपको है ना। ठीक है, तो एक कराए ना, इसको देखो कैसे किया गया, वैसे ही इसको करो। ठीक है, तो करके देखोगे इसको, जानते हो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए बस। ठीक है, इसमें कुछ कुछ अलग है ही नहीं है, जो कराया गया वो उसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए एक मिनट और, ठीक है, तो ये इसमें जानते हो आसानी के लिए आपको हम बता देते हैं, इसमें क्या करोगे इजी बनाने के लिए इस क्वेश्चन को, आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये ई नॉट है, इसको हटा दोगे। ठीक है ना, ई नॉट को हटा दो और उसके बाद आइगन वैल्यू पहले निकाल लो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फिर ई नॉट से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, देखो जैसे जे आई निकालते हैं तो जे आई इज इक्वल टू एच बार बाई 2 और सिग्मा आई, तो हम लोग जानते हैं कि सिग्मा आई का आइगन वैल्यू +-1 है, तो फिर जे आई का आइगन वैल्यू लिखते हैं तो +-h/2 लिखते हैं, क्योंकि ये h/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसीलिए ई नॉट को हटा दोगे, पहले इसका आइगन वैल्यू निकाल लो और उसके बाद ई नॉट से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। ऑलराइट, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आप लोग अदर क्वेश्चन जो है ना आप लोग अटेम्प्ट करके देख लोगे। ठीक है, जो नहीं सॉल्व होगा वो हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो हम देखो कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो थ्योरी नहीं डिस्कस किया जा रहा है, थ्योरी में ही समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम का हिंट है। ठीक है ना, जो भी डिस्कस किया जा रहा है ना वो उसी से प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं। जैसे अब लास्ट क्लास में देखो सिग्मा डॉट एन का आइगन वैल्यू बताया गया और ये दोनों तो सेम क्वेश्चन हो गया ना। ठीक है, तो ठीक है, तो हम लोग देखो कुछ और, ठीक है, तो कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट देखो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कॉल बहुत आती है। ठीक है, तो हम लोग देखिए मैट्रिक्स, या एक मिनट पहले देखो हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखो रिलेशन बिटवीन आइगन वेक्टर्स ऑफ जेएक्स जेवाई जेजेड। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है ना, एग्जाम में कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, आइगन वेक्टर्स, एक मिनट रुको जरा, तो रिलेशन बिटवीन आइगन वेक्टर्स ऑफ जेएक्स जेवाई एंड जेजेड। ओके, इनके आइगन वेक्टर्स के बीच में हम लोग रिलेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो जेएक्स के लिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इसका आइगन वेक्टर जो होते हैं ना वो 1/√2 है और 1,1, ओके, और 1/√2 है और 1,1। जे वाई के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके आइगन वेक्टर जो होते हैं √2 और 1 और आयोटा है, और ये है 1/√2 और 1 और माइनस आयोटा है। ठीक है, और जेजेड के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं जेजेड, तो दिस इज 1 0 और 0 1 है। ठीक है ना, तो इसमें जानते हो आप ध्यान रखेंगे कि देखिए बेसिकली ये जो कुछ भी डेवलप किया गया है ना, ये डेवलप किया गया है यूजिंग दी आइगन स्टेट्स, कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ जे स्क्वायर एंड जेजेड। ठीक है, तो ये
ठीक है ना, रिटर्न यूजिंग, आप ऐसे कह सकते हो, यूजिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये सब कुछ जो है ना इसी मतलब कॉन्सेप्ट से लिखा गया है, ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके लिखा गया है। रिटर्न, सॉरी रिटर्न लिख दोगे यहाँ पे, रिटर्न यूजिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जेड। देखो हम बार बार इस चीज को हम क्यों बोल रहे हैं, उसका एक रीजन है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जेएक्स, मतलब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि जेएक्स का आइगन स्टेट्स बोला गया और आंसर ये ना होकर के ये दिया हुआ है। जेएक्स का आइगन स्टेट ये भी हो सकता है, लेकिन वो जानते हो एक अलग रिप्रेजेंटेशन में होगा। अभी देखो जो भी लिखा गया है ना, ऑल दीज आर रिटन यूजिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ जे स्क्वायर जे जेड। हम लोग जो मैट्रिक्स ऑब्टेन किए थे ना, वो इसके आइगन स्टेट्स को यूज करके ऑब्टेन किए थे, और फिर उस मैट्रिक्स का ये आइगन स्टेट्स है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि हम इसके कॉमन आइगन स्टेट्स को यूज करके मैट्रिक्स लिखेंगे और उस मैट्रिक्स का फिर आइगन स्टेट निकाला गया, तो ये सभी आइगन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत जनरल डिस्कशन नहीं है, ध्यान रखोगे, दीज आर नॉट वेरी जनरल डिस्कशन, दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू जे स्क्वायर एंड जे जेड बेसिस बोला जाता है। मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी लिखा गया ना विथ रिस्पेक्ट टू जे स्क्वायर एंड जे जेड बेसिस, ठीक है ना। बेसिस कहने का मतलब होता है कि जो मतलब कंप्लीट सेट बना रहे हैं जो स्टेट्स। तो इसमें जानते हो जो भी आइगन वेक्टर्स है ना, देखो जैसे ये दो हैं, देखिए आप इसको, ये दोनों एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आप इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये ऑब्टेन नहीं होगा, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑब्टेन नहीं होगा। तो ये सभी, ये जो है ना, मतलब एक बेसिस है ये, इसको बोला जाएगा बेसिस। मतलब बेसिस कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर एक कॉलम मैट्रिक्स है ए और बी, तो उसे हम जरूर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। वी कैन ऑलवेज राइट ए कॉलम मैट्रिक्स विच इज 2x1। ये देखो 2 रो और 1 कॉलम है ना, तो 2x1 का कोई भी मैट्रिक्स होगा ना, वो इन दोनों के टर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से आप ये जो लिखा गया ना यहाँ पे, इसको भी आप बेसिस कहोगे, ये भी बेसिस है और ये भी बेसिस है, ठीक है। तो ये सभी जो है ना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बेसिस है, मतलब ये एक अलग बेसिस फॉर्म कर रहा है, मतलब ये एक कंप्लीट सेट है, ठीक है ना, कंप्लीट सेट ऑफ 2 मैट्रिसेस है ये, ठीक है ना। कोई भी अदर थर्ड मैट्रिक्स आएगा ना, उसको आप इन दोनों के टर्म में जरूर लिख सकते हो। बेसिस बोलने का मतलब यही हो गया ना कि एनी, ओके, आप इसका मतलब ये हो रहा है, देखो यहाँ से इस डिस्कशन का कि एनी, ठीक है ना, 2x1 मैट्रिक्स, ठीक है, कैन बी रिटन, ठीक है, एज any 2x1 matrix can be written as linear combination, या can be written in terms of, ऐसे लिखो, in terms of these basis, ठीक है, these basis, इन बेसिस के टर्म में किसी भी हम क्या बोलते हैं 2x1 मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी एग्जाम में जानते हो ऐसे क्वेश्चन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में देखिए क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। तो अगर मान लीजिए हम जो है ना ऐसे इसको लिख दें, जैसे मान लीजिए हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, सपोज करो एक्स अप स्टेट लिख देते हैं, या ठीक है ना, एक्स अप स्टेट। तो एक्स अप स्टेट को हम मान लो इसको बोलते हैं 1,1 और 1/√2, इसे हम लिखते हैं। और एक्स डाउन स्टेट अगर हम, ठीक है ना, डाउन स्टेट लिखते हैं इसे 1/√2 और 1 - 1 को, इसे एक्स डाउन स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। उसी तरह से वाई अप स्टेट हम इसे बोल देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, दिस 1/√2 और यहाँ पे 1 आयोटा, और वाई डाउन स्टेट जो होगा ना, ठीक है, वाई डाउन स्टेट, इसे हम 1/√2 और यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे 1 और माइनस आयोटा। और z अप स्टेट अगर हम मान लो, बस एक नोटेशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, देखो ये एक नोटेशन है, z अप स्टेट हम 1,0 को कह रहे हैं, ठीक है ना, और z डाउन स्टेट हम लोग कह रहे हैं 1/√2, सॉरी 1/√2 नहीं है, यहाँ पे 0,1 है, ठीक है ना, दिस इज 0,1। तो ये z डाउन स्टेट है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम किसी भी
किसी भी जैसे ये जो लिखा गया है ना, एक्स अप स्टेट को हम चाहते तो वाई अप और वाई डाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन कन्वर्ट दिस, ऑलराइट। तो ये सभी देखिए बेसिकली डिफरेंट बेसिस हो गए, ठीक है। तो कभी कभी जानते हो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम कॉन्सेप्ट को बता दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज हम जनरल डिस्कशन करेंगे ना तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है। देखो व्हाट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ जे जेड, ठीक है ना, इन, ठीक है, इन द, या विथ रिस्पेक्ट टू, इन, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू basis set, with respect to basis, या इन द बेसिस भी बोलते हैं इसको, विथ रिस्पेक्ट टू जैसे रिलेटिविटी में बोलते हैं ना, इन का मतलब होता है विथ, ठीक है ना। इन जब लिखा जाता है उसको विथ रिस्पेक्ट टू बोलते हैं, रिलेटिविटी में भी वैसे ही यहाँ पे भी वर्ड यूज होता है। व्हाट इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेजेड इन बेसिस, ठीक है ना, इन बेसिस सेट ऑफ, ठीक है ना, या इन बेसिस ऑफ, इन बेसिस ऑफ सिर्फ लिखा होता है, सेंटेंस जो यूज होता है ना वही हम लिख दे रहे हैं, इन बेसिस ऑफ, ठीक है ना, जे स्क्वायर एंड जे एक्स। जे स्क्वायर और जे एक्स के बेसिस में क्या होगा, ठीक है ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जे जेड। तो देखिए कोई भी स्टूडेंट जनरली ये अभी जैसे कि मतलब सभी बुक्स में प्रेजेंटेशन होता है ना, वो ऐसे लिखा होता है कि जे जेड इज इक्वल टू एच बार बाई 2 और यहाँ पे 1 0 0 -1 ये लिखा गया है, ठीक है ना, जेजेड ये होता है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन है ना, अब ध्यान रखोगे जेजेड का ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस विच आर आइगन स्टेट ऑफ जे स्क्वायर एंड जेजेड। जे स्क्वायर और जेजेड के आइगन स्टेट के कॉमन आइगन स्टेट्स के रिस्पेक्ट में ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपसे यही बोल दिया गया ना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेजेड निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस विच इज कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ जे स्क्वायर एंड जे एक्स, तो इसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। देखो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, इसका तरीका ये होगा कि अब जे एक्स को लाया गया ना, तो जे एक्स के आइगन स्टेट्स को यूज करेंगे, वी विल यूज आइगन स्टेट्स ऑफ जे एक्स। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन ऐसे किया जाएगा, ठीक है ना, सॉल्यूशन, ये स्लाइटली एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है, बट सच क्वेश्चन समटाइम्स कैन बी आस्क्ड, ओके। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेट जो हमारा है ना, फर्स्ट स्टेट जिसे हम बोल रहे थे उसे हम ऐसे बोलेंगे 1/√2, ठीक है ना, और 1 1, और सेकेंड स्टेट जो हमारा है, ठीक है ना, दिस विल बी 1/√2 और यहाँ पे 1 -1, ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगेन देखो ये सब कुछ जो लिखा गया है ना, दीज आर रिटन इन बेसिकली यूजिंग कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ जे स्क्वायर और जेजेड को यूज करके ये लिखा गया था, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जेजेड का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो लिखेंगे, ठीक है ना, h बार बाई 2 और यहाँ पे 1 0 और 0 -1, ये तो ऑल दीज आर यू नो विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, ये सभी लिखा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, आइगन स्टेट्स ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जेड, ठीक है ना, ये इन सभी इसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग लिखना चाहते हैं इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू आइगन स्टेट्स ऑफ जे एक्स। तो ये जे एक्स का आइगन स्टेट्स ये हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे लिख दो आइगन स्टेट्स ऑफ जे एक्स, ये आइगन स्टेट ऑफ जे एक्स है, ठीक है ना। तो हम लोग जे एक्स का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, इन न्यू बेसिस, देखो इन न्यू बेसिस, अब हम न्यू बेसिस में जे एक्स का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखने जा रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो जे एक्स का 1 1 एलिमेंट, ठीक है ना, यहाँ पे फिर जे एक्स का 1, ठीक है, जे एक्स का 1 2 एलिमेंट, ठीक है, 1 2 एलिमेंट, फिर जे एक्स का यहाँ पे 2 1 एलिमेंट, और यहाँ पे जे एक्स का, ठीक है, 2 और 2 एलिमेंट, ये लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना, देखिए जे एक्स का 1 1 एलिमेंट निकालेंगे ना, तो जेजेड का निकाल रहे हैं ना हम लोग, जेजेड का, ठीक है ना, इन न्यू जेजेड का निकालना था, ठीक है ना, क्वेश्चन यही था ना जेजेड, तो चलो जेजेड लिख देते हैं यहाँ पे जेजेड, ठीक है। तो देखिए जेजेड हमारा ये है और 1 हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना,
तो बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मतलब ऐसा आएगा, देखिए यहाँ पे जेजेड में ये लिखोगे, और ये मतलब ये देखिए केट है और ये ब्राइट स्टेट है, तो ये बेसिकली केट से ब्राइट स्टेट बनाओगे ना, तो ये बेसिकली हमारा ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए आप साइड में कैलकुलेशन कर सकते हो, ये 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, फिर ये 1 0 0 -1 और फिर यहाँ पे 1 1, ठीक है। तो इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बेसिकली 1 1, सॉरी यहाँ पे 1 1 बच जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो ये 1 और कॉमा ये 1 -1 आ जाएगा, तो दिस विल बिकम एक्चुअली 0, ठीक है ना, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, तो दिस विल बी 0, ठीक है। उसी तरह से 2 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 1 1 आ जाएगा और ये 1 -1, तो ये भी 0 आएगा। 2 2 से मल्टीप्लाई करके आप देखो ये 0 आ जा रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे 1 2 है, आप ऐसे सोच करके समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए वहां पे 1 है और यहाँ पे 2 लिखना है, तो 2 लिखेंगे तो यहाँ पे जो है ना माइनस होगा, हो जाएगा माइनस माइनस जो है ना ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें इन सभी स्टेट्स में 1/√2 है ना, तो इसमें 1/√2, इसमें 1/√2 से 2 आ चुका होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये 1 आ गया, ठीक है। तो आप देखिए ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या था, जेजेड ऑपरेटर था। जेजेड ऑपरेटर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है ना ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जेजेड ऑपरेटर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वो बन गया जो जेएक्स का था, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब कुछ रिवर्स जैसा हो रहा है, ठीक है ना, कि जैसे जेजेड वाले आइगन स्टेट को यूज करके जो जेएक्स का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकला था ना, यही पहले जेएक्स का होता था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो आप देख रहे हो जेएक्स का आइगन स्टेट को जब आप यूज कर रहे हैं ना, यू आर यूजिंग जेएक्स आइगन स्टेट, देखिए यहाँ पे जेएक्स आइगन स्टेट को यूज किया गया है, जेएक्स के आइगन स्टेट को यूज करके हम जेजेड का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, तो ये रिजल्ट आ जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब इंटरचेंज जैसा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा जेजेड ऑपरेटर का लिखने के लिए, तो ज्यादा चांस है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक हैबिट जैसी होती है ना कि जेजेड होता है 1 -1 0 0, ठीक है ना, उसमें कुछ स्टूडेंट ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो कहाँ से आया है, ठीक है ना, बस ये वो रट के चले जाते हैं कि जेजेड इतना होता है। तो इसीलिए हम बार बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये आपको बार बार ध्यान रखना है कि पहले जो भी बताया गया दोज आर विथ रिस्पेक्ट टू आइगन स्टेट्स ऑफ जे स्क्वायर एंड जेजेड। तो आइगन स्टेट्स को अगर हम चेंज करेंगे ना, यानी बेसिस को चेंज करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस रेयर हैं, मगर पूछा तो जा सकता है ना, क्योंकि बहुत टाइम तो नहीं लगा हमें कैलकुलेशन करने में, ठीक है ना। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ओके, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हम आपको बताना चाह रहे थे, ठीक है ना। ऑलराइट, सो नाउ एक और क्वेश्चन जानते हो बेसिकली पूछा जा सकता है, ठीक है ना, वो ये है कि अगर हम मान लीजिए इस बेसिस को, ठीक है ना, जेएक्स के आइगन स्टेट्स और जेजेड के आइगन स्टेट्स को आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है ना, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, ठीक है ना, या ठीक है ना। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स which, ठीक है ना, which converts, what is the transformation matrix which converts suppose eigenstates of jz into eigenstates, ठीक है, eigenstates of suppose jx, ठीक है ना। जेजेड आइगन स्टेट्स को जेएक्स के आइगन स्टेट में अगर कोई मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म कर रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है ना, दैट्स द क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, जेएक्स के आइगन स्टेट्स जो होते हैं वो बेसिकली अभी हमने लिखा है, सॉल्यूशन देखो लिख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, जेएक्स के आइगन स्टेट 1/√2 1 1 है, और जे ठीक है ना, सॉरी एक और है यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे 1 और -1 है, ठीक है ना। और जेजेड के जो आइगन स्टेट्स हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली 1 0 और 0 1 है,
ठीक है ना, ये है। तो हमें बताना है कि इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो मैट्रिक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, दिस इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस, ओके। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है ना, वो हमें बेसिकली बताना है, ठीक है। तो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स व्हिच कन्वर्ट्स आइगन स्टेट्स ऑफ जेजेड इनटू आइगन स्टेट्स ऑफ जेएक्स, ठीक है ना। इस तरह से, मतलब इसको जो है ना, दिस इज कॉल्ड बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, इसे हम लोग बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जैसे ये 1/√2 लिखा गया है, ठीक है, और ये 1 1 है, ठीक है। तो ये ऑब्टेन करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 1/√2, और ये ऐसे इजिली लिखा जा सकता है 1 0 और प्लस 0 1, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। देखिए इस स्टेट को ऑब्टेन करने के लिए इन दोनों का यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए 1/√2 और 1 और -1 है, तो ये लिखने के लिए आपको ऐसे लिखना होगा 1/√2, ठीक है ना, और यहाँ से 1 0 और -0 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो भी देखिए आप, ये इसमें बोला गया ना कि जेजेड के आइगन स्टेट्स को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू आइगन स्टेट्स ऑफ जेएक्स। इसका मतलब ये हो गया कि हम जेजेड के आइगन स्टेट्स को यूज करके हम जेएक्स के आइगन स्टेट्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन एक्चुअली मींस दैट, ओके, कि हम जेएक्स का सॉरी जेजेड के आइगन स्टेट्स को यूज करके जेएक्स के आइगन स्टेट को ऑब्टेन करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए आप यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, ये आइगन स्टेट्स ऑब्टेन हो जा रहे हैं यूजिंग दीज आइगन स्टेट्स, ठीक है ना। सो हियर वी आर ऑब्टेनिंग आइगन स्टेट्स, ठीक है, आइगन स्टेट्स ऑफ, ठीक है, जेजेड, आइगन स्टेट्स ऑफ जेएक्स, ठीक है, यूजिंग आइगन स्टेट्स ऑफ जेएक्स, ठीक है, सॉरी जेजेड। तो जेएक्स के आइगन स्टेट्स को ऑब्टेन करें यूजिंग आइगन स्टेट्स ऑफ जेजेड, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, इसको आप फर्स्ट स्टेट बोल देंगे, ये सेकंड हो गया, ठीक है ना, फिर ये फर्स्ट सेकंड इस तरह से, ठीक है ना। तो बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना इसके, वही मैट्रिक्स एलिमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ना, देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स यहाँ पे बेसिकली इसको लिख दिया जाएगा। देखिए 1/√2 आप सभी में कॉमन है, 1/√2 हर कोफिशिएंट में आ रहा है, तो यहाँ पे 1 और 1 और यहाँ पे 1 और -1, यही इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहलाएगा। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ओके, ठीक है। देखो इसको आप समझना चाहते हो ना कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गया, तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का अप स्टेट है, ठीक है ना, दिस इज एक्स अप स्टेट, और फिर ये एक्स डाउन स्टेट है, ठीक है। इसे अगर हम एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो 1/√2, और यहाँ पे 1 1 और 1 और -1 लिख देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जेड अप स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे जेड डाउन स्टेट, ठीक है ना, इस तरह से अगर हम ये लिख देते हैं, ठीक है ना, जेड अप स्टेट एंड जेड डाउन स्टेट। तो अब आप देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, दिस एंड अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, देखो आप ये इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ से एक्स अप स्टेट जो है ना, ठीक है, वो इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इस तरह से इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट दिस, ठीक है ना, ये चीज ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हो ना कि इस स्टेट पे जब ये मैट्रिक्स ऑपरेट कर रहा है तो ये स्टेट ऑब्टेन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बोला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ठीक है ना, इसको मान लो हम बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है ना, टी मैट्रिक्स। तो अगर आप देखो यहाँ से जस्ट एक इसका प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टी ऑफ टी। जब भी आप कोई बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना, तो उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ टी। आप चेक करना चाहते हो तो आप देखो, चेक करके देख लो, टी डैगर अगर आप निकालते हो, टी डैगर, तो टी डैगर निकालने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे
ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है ना। तो ये 1/√2 ये तो सारे रियल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो फिर बेसिकली वही आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये ट्रांसपोज से भी वही आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम टी और टी डैगर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 1/2 और यहाँ पे 1 1 और 1 -1 है और यहाँ पे 1 1 और 1 -1 है। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए जरा क्या आ रहा है, व्हाट डू यू गेट 1/2, ठीक है। हम लोग इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसी तरह से आप इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई कर दोगे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप क्या बोलते हैं, इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 0 आ जाएगा और इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। कितना आ गया ये आइडेंटिटी 1 मैट्रिक्स आ 0 गया, 0 1. आर यू गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो देखो यहाँ से टी और टी डैगर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही इसकी प्रॉपर्टी है। आप जानते हो कि ऐसा कोई इस तरह का प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई होता है तो मैट्रिक्स को क्या बोलते हो आप, व्हाट डू यू कॉल इट, Unit vector. यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। टी बेसिकली टी डैगर जो है ना वो टी इनवर्स के इक्वल हो जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे है टी डैगर इज इक्वल टू टी इनवर्स, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखोगे ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ना, एक बेसिस से दूसरे बेसिस को अगर रिलेट करेंगे तो वहां पे जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आता है वो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है ना, यूनिटरी मैट्रिक्स। बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ओके। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। कभी कभी देखो ये कुछ अभी तक क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। कभी नया क्वेश्चन आ गया तो कभी यूज हो सकता है ये सभी कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन देखिए इससे यही क्रिएट किया जा सकता है कि एक बेसिस से दूसरे बेसिस को रिलेट किया जा रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगा, ठीक है ना। या फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन हो गया देखिए रिलेटेड टू जे इक्वल टू हाफ सिस्टम। अभी तक जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सब कुछ देखिए 2x2 मैट्रिक्स आ रहा है यहाँ पे, ये जे इक्वल टू हाफ सिस्टम था, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग जे इक्वल टू 1 सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा कि जस्ट एग्जाम में जे इक्वल टू 1 के लिए भी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। नेट में नहीं आया है लेकिन आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जे इक्वल टू 1 सिस्टम, ठीक है। तो j इक्वल टू 1 अगर होगा ना तो फिर m इक्वल टू, देखिए यहाँ पे m j इक्वल टू अगर 1 है, क्वांटम नंबर j 1 है, तो m इक्वल टू जो है ना -j2 + j होता है, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -1 0 और +1, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखिए कॉमन आइगन स्टेट्स ऑफ j² और jz अगर हम लिखते हैं, ठीक है ना, jz को हम ऐसे लिख देते हैं j, m, ठीक है ना। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्टेट जो बनेगा वो बेसिकली j की जगह 1 और m की जगह 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। 1 1 स्टेट को फर्स्ट स्टेट बोल देते हैं, ठीक है ना। सेकंड स्टेट जो बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, सेकंड स्टेट ये बेसिकली 1 0 हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड स्टेट जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज 1 -1 है, ठीक है। दिस इज थर्ड स्टेट। तो ये 3 स्टेट्स बन गए, ओके, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, ओके, सो दीज आर 3 स्टेट्स। अब हम लोग क्या क्या करेंगे कि इन 3 स्टेट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स फॉर जे, ठीक है ना, JZ, JX और JY, ठीक है। तो सबसे पहले JX का लिखते हैं, ठीक है ना, JX। तो देखो आप ये जानते हो कि JZ, सबसे पहले JZ का लिखो। तो आप जानते हो JZ जब एक्ट करता है J और M पे, ठीक है, सो इट गिव्स M × H और यहाँ से JM आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम लोग मैट्रिक्स एलिमेंट लिखेंगे ना JZ का, तो देखो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये 1 और यहाँ पे JZ और फिर 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 और JZ और 2 हो जाएगा, ठीक है। और एंड देन JZ 1 और यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 2
और JZ और ये 1 होगा, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। यहाँ पे 2 और JZ और यहाँ पे भी 2 हो गया, फिर यहाँ से 2JZ और यहाँ पे 3 होगा, एंड लास्ट वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, ओके, दिस इज हाउ वी राइट। अब आप देखिए यहाँ पे JZ इक्वल टू ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए JZ 1 पे एक्ट करेगा, ठीक है, तो MH बार दे देगा, तो M का वैल्यू देखिए इसमें ये JM, M की जगह पे 1 है तो 1 इंटू H बार यहाँ से आ जाएगा, और ये स्टेट 1 ही रहेगा क्योंकि JM स्टेट पे एक्ट करने पे JM ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 और 1 के इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा देखो MH क्रॉस, ठीक है ना। फिर यहाँ पे तो एक्ट करेगा, ये स्टेट 2 रह जाएगा, 2 और 1 का इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 3 और 1 का इनर प्रोडक्ट, यहाँ पे 1 और 2 का इनर प्रोडक्ट बचेगा, तो ये 0 हो गया। इसमें JZ 2 पे एक्ट कर रहा है ना, तो फिर MH बार आएगा यहाँ पे, और 2 और 2 का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, लेकिन M का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 इंटू H बार आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा बेसिकली, और ये सभी तो 0 हो ही जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स का इनर प्रोडक्ट हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए थर्ड और थर्ड का इनर प्रोडक्ट होगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे MH बार जब लिखोगे ना, तो M का वैल्यू आप देखिए, M का वैल्यू -1 है, तो ये -1 इंटू H बार हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए H बार इसमें कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 0, और यहाँ पे 0 0 और -1 होगा, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। सो दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ JZ, ओके। अब आप देखिए इसका आइगन स्टेट, क्योंकि देखिए जेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, उसमें आपको इसके आइगन स्टेट्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो अगर आप इसका आइगन स्टेट निकालते हो, ठीक है ना, आइगन स्टेट्स, ठीक है, तो आइगन स्टेट्स के लिए फिर देखिए 3x3 मैट्रिक्स है, तो ABC ऐसे अज्यूम करना पड़ेगा कि इसका आइगन वैल्यू, सॉरी, आइगन वेक्टर जो है वो ABC कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से देखिए इस तरह से ABC लिखोगे ना, तो बेसिकली इसमें आप देखोगे कैलकुलेशन करके ABC ऐसे लिखना पड़ेगा। चलो हम एक करके दिखा देते हैं। देखिए 1 0 0 है और 0 0 0 है और 0 0 और -1 है, तो मान लो इसका आइगन वेक्टर हम ABC मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका आइगन वैल्यू 1 है, 1 के कोरिस्पॉन्डिंग देखिए इसमें 3 आइगन वैल्यूज निकल रहे हैं ना इसके, इट हैज 3 आइगन वैल्यूज। ये बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज तो यही निकल जाएंगे ना, 1 0 और -1, ठीक है ना। वो यहाँ से भी बेसिकली आप जानते हो JZ जब ऐड कर रहा है तो MH बार मिलता है ना, और M का वैल्यू हमें मिला है यहाँ पे -1 0 और 1, तो आइगन वैल्यूज इसके यही हो जाएंगे 1 0 और -1 मल्टीप्लाइड बाई H बार। मतलब JZ के आइगन वैल्यूज जो है वो यही है, MH बार माइनस, सॉरी MH बार यहाँ पे लिखना था ना, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, M की जगह पे 1 है, 1 H बार, तो 1 H बार 0 और -H बार, यही इसके आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पे आइगन वैल्यू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं, ठीक है ना, वी आर राइटिंग फॉर 1, ओके। H बार अभी लिखा नहीं गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो ये ABC आ गया, ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लोगे। सी वी हैव नॉट रिटन H बार नहीं लिखेंगे तो फिर 1 ही तो बचेगा ना, तो आइगन वैल्यू 1 लिखा गया है। तो अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये कॉलम इस रो से मल्टीप्लाई होगा तो A, और ये कॉलम जब इस रो से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये कॉलम जब इस रो से मल्टीप्लाई होगा तो -C इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ABC। तो यहाँ से देखिए कंपैरिजन करोगे तो A इक्वल टू A, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से B इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए C इक्वल टू -C करना पड़ेगा, तो ये C इक्वल टू ऐसा आ जाएगा -C। तो यहाँ से इसको इधर ले आओगे ना तो 2C इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट C इक्वल टू 0। तो यहाँ से C इक्वल टू 0 निकल गया, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए B भी 0 आ गया, C भी 0 हो गया, तो इसका आइगन वेक्टर जो बचा ना, देखिए अब A इक्वल टू A का मतलब A का कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, तो इसीलिए इसका आइगन वेक्टर, देयरफॉर आइगन वेक्टर जो निकल रहा है, देयरफॉर आइगन वेक्टर ऑफ JZ इज, ठीक है, 1 0 0, क्योंकि B और C, ठीक है ना, फॉर आइगन वैल्यू इक्वल टू 1, आइगन वैल्यू जब 1 है तो आइगन वेक्टर 1 0 0 आ रहा है, ओके। उसी तरह से जानते हो अब कंटिन्यू कर सकते हैं, आइगन वेक्टर यहाँ 0 ले लोगे, ठीक है ना, फिर आइगन वेक्टर हम लोग बेसिकली
आइगन वेक्टर 0 लेंगे और फिर आइगन वैल्यू 0 और आइगन वैल्यू -1, ठीक है ना। तो इन सभी के लिए आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, ठीक है ना। तो आइगन वेक्टर ऑफ जेजेड इज, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0, ठीक है ना, फॉर आइगन वैल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। आइगन वैल्यू 0 लिखेंगे ना यहाँ पे, तो देखिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही रहेगा, a 0 और -c, तो ये देखिए यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा ना, तो a इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 डायरेक्ट आ जाएगा। b का कुछ वैल्यू निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 0 आ रहा है, यहाँ पे भी b नहीं आ रहा है, तो b विल बी आर्बिट्ररी, तो b को हम 1 ले लेंगे, ठीक है ना। तो जब आइगन वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, आइगन वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आइगन वेक्टर इतना हो रहा है, और आइगन वेक्टर ऑफ जेजेड इज बेसिकली 1 0, सॉरी यहाँ पे 0 और 1 होगा फॉर आइगन वैल्यू जब आप -1 लेंगे तो जेजेड के आप ध्यान रखेंगे 3 आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है ना, और उसके 3 आइगन वेक्टर ये होंगे, ये यूजफुल है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। देखिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इसका यूज करके ही क्वेश्चन पूछा गया है जस्ट एग्जाम में, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया जेजेड ऑपरेटर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेजेड। अब इसी तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेएक्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो जेएक्स का हम बताते हैं, जेवाई आप निकाल लोगे, ठीक है ना। मैट्रिक्स, तो प्रीवियस स्लाइड दिखाइए सर, ये कैसे हुआ जो लास्ट में आइजन वेक्टर ऑफ जेजेड इज। ये तो कैलकुलेशन हम दिखाए ना यहाँ से, देखो ये हम सर आइगन, उसके बाद जो आइगन वैल्यू जो 1 लेकर जो आपने किया ना 1 0 0, हाँ वो कैसे किया। क्या क्या, ये 1 0 0 कैसे कर दिए, यस सर। यहाँ से देखो b 0 निकल गया ना हमारा, और c कितना निकला, c भी 0 निकला। हाँ कल आप लोग को बताया नहीं थे हम, सी भी 0 निकल गया, देखो b और c दोनों 0 निकल गया। अब a इक्वल टू ए, अब बताइए कौन से वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, a इक्वल टू ए 1। 1 के लिए, 2 के लिए नहीं होगा सेटिस्फाइड, 2 अगर यहाँ हाँ लिखे हैं तो 2, नंबर तो जितना हम है। कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम नॉर्मलाइज रखने के लिए 1 ले लिए इसको, क्योंकि अगर हम 1 लेंगे तो देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर का सम कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना, तो नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर हो गया, तो 1 यस लिया सर गया, गॉट इट। a का वैल्यू 1 लिया गया। तो ये तो कल भी बता रहे थे ना हम, मतलब लास्ट क्लास में बताया गया। सर प्रीवियस क्वेश्चन में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो लिखे आप, मतलब वो थोड़ा कैसे लिखे, थोड़ा प्रोसीजर बता दीजिए। अरे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स तो अब ये पूरा डिस्कस किया ना यहाँ पे। नहीं सर, इसका प्रीवियस क्वेश्चन में सर जो बस लिखे ना सर 1/√2 1 1 1 -1 जो लिखे, अरे कोफिशिएंट देख करके लिख दिया ना यहाँ पे, ये कोफिशिएंट यहाँ पे, ये कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, वही कोफिशिएंट को तो लिख दिया गया है यहाँ पे, ये कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट ये कोफिशिएंट, ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये अब समझ में आया ना। देखो एक को हम कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको, देखो एक b का वैल्यू 0 निकल गया, c का वैल्यू 0, तो b और c 0 पुट किया गया, a का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं तो 1 लिखा गया, सो दैट इट इज नॉर्मलाइज्ड, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, फिर आइगन वैल्यू यहाँ पे हम जैसा बता रहे हैं ना, 0 लिखोगे तो 0 लिखोगे तो तीनों 0 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो a 0 c ऐसे ही आएगा, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ये जो है ना बेसिकली ये 0 हो जाएगा, 0 0, तो यहाँ से a इक्वल टू डायरेक्टली 0 आ जाएगा, c इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो a और c तो 0 लिखना ही पड़ेगा, b का कोई वैल्यू निकलेगा ही नहीं, b का कोई वैल्यू निकला नहीं है तो हम b इक्वल टू 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो b इक्वल टू 1 मान लिया यहाँ पे, फिर उसी तरह से थर्ड वाले को यहाँ -1 लेकर के देखोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0 0 और 1। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जेजेड का आइगन स्टेट जो होता है ना वो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होता है, ठीक है ना, फॉर j इक्वल टू 1 सिस्टम। हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं j इक्वल टू 1 सिस्टम, ठीक है ना। अब आप देखिए हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑफ jx लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना, फॉर j इक्वल टू 1 सिस्टम, ठीक है ना, j इक्वल टू 1 सिस्टम के लिए इसका मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि jx का ऑपरेशन हम बताए थे कि इस एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा में हम jx, क्योंकि हम लोग जो कॉमन आइगन स्टेट यूज कर रहे हैं ना वो jx का आइगन स्टेट नहीं है, दैट इज नॉट आइगन स्टेट ऑफ jx, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये jx का आइगन स्टेट नहीं है, तो इसलिए jx का ऑपरेशन की जब भी बात करते हैं ना कि jx किसी स्टेट पे किस तरह से एक्ट करेगा, तो हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं j प्लस और j माइनस का हेल्प लेते हैं। तो हम लोग देखो jx इज इक्वल टू जानते हैं कि 1/2 होता है और j प्लस और प्लस j माइनस, ठीक है। ये लैडर ऑपरेटर या
इसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जे प्लस जब एक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है ना, जे प्लस मान लीजिए जे एम स्टेट पे एक्ट कर रहा है, जे कॉमा एम, तो क्या बताया गया था आप लोग को, व्हाट इट वाज? j minus m into j हाँ plus m plus 1 root over into h cross. ठीक है, जे प्लस एम प्लस वन और इंटू एच क्रॉस, और यहाँ पे जे कॉमा क्या था, m plus 1. हाँ जे कॉमा एम प्लस वन, ठीक है ना, ये था। उसी तरह से जे माइनस, जब देखिए जे माइनस जब एक्ट करेगा जे कॉमा एम स्टेट पे, ठीक है ना, तो दिस गिव्स अस जे j प्लस, plus m हाँ, और यहाँ पे जे माइनस एम और प्लस वन और इंटू एच क्रॉस और j जे m कॉमा minus 1. एम माइनस, ठीक है। तो ये सब कुछ बता दिया गया था, ठीक है। तो देखो इसमें तो इतना पता चल रहा है ना कि अगर हम जैसे जे एक्स का मैट्रिक्स एलिमेंट निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे वन वन स्टेट के रिस्पेक्ट में जैसे आप मैट्रिक्स एलिमेंट लोगे, तो जब जे प्लस एक्ट करेगा वन पे, तो उसको तो मान लीजिए वन वन वाले स्टेट पे एक्ट करेगा, तो उसको तो बेसिकली आपको याद है ना, एम का जब मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं उस पर जे प्लस एक्ट करता है, याद है ना, ये बताया गया था कि व्हेन यू टेक, जैसे ये बताया गया है आप लोग को, देखिए जे कॉमा जे है और इस पे अगर आप जे प्लस एक्ट कराओगे, ठीक है ना, तो दैट गिव्स यू जीरो, ठीक है। और अगर हम जे माइनस एक्ट कराते हैं जे कॉमा माइनस जे पे, ठीक है, तो भी जीरो आता है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जे का मैक्सिमम वैल्यू एम जो है ना, सॉरी एम का ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया है। एम आप जानते हो वैरी करता है माइनस जे टू प्लस जे, तो हम एम की जगह पे जे लिख देते हैं, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे पे जब जे प्लस एक्ट करता है इट गिव्स यू जीरो, और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एम है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एम पे, जब जे माइनस एक्ट करता है तो इट अगेन गिव्स यू जीरो, ठीक है ना, तो ये जीरो दे देता है, ठीक है ना। तो यहाँ से तो आप समझ रहे हो कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जे यहाँ पे होगा, उस वजह से जीरो हो गया। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि वन वन के रिस्पेक्ट में आप आइगन उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल रहे हो, तो जे प्लस एक्ट करने से वो एम के वैल्यू चेंज कर देगा ना, तो दोनों स्टेट डिफरेंट हो जाएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जैसे टू टू एलिमेंट भी जीरो होगा और थ्री थ्री एलिमेंट भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे जब हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये हमारा वन टू होगा, ठीक है ना, ये जो एलिमेंट हम लोग निकालेंगे वन टू एलिमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये वन टू एलिमेंट है ना, वन रो वन और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में एम का वैल्यू जैसे ऐसे निकाल रहे होंगे ना आप, ठीक है, जे वन टू एलिमेंट निकाल रहे होंगे ना आप, जैसे जे एक्स का वन टू एलिमेंट, ठीक है, तो आप जे एक्स को आप ऐसे वन और टू के बीच में इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे, तो टू मतलब यहाँ पे सेकंड स्टेट जो है ना हमारा, वो बेसिकली यहाँ पे सेकंड स्टेट आपने देखा है ना, ये अभी हम लोग यहाँ पे लिखे हुए थे इसमें, ठीक है, सेकंड स्टेट जो है ना हमारा ये है ये, तो इस पे जब जे प्लस एक्ट करेगा ना, तो एम का वैल्यू एक बढ़ा देगा, ठीक है ना, तो वापस वन आ जाएगा, तो वन और वन का इनर प्रोडक्ट जो है ना बेसिकली फिर ये दोनों सेम स्टेट हो जाएंगे, तो इनर प्रोडक्ट वन आ जाएगा। लेकिन जे और एम, जे का वैल्यू वन है और एम का वैल्यू जीरो है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब वन जीरो पे एक्ट करेगा ना, तो वन जीरो लिखेंगे यहाँ पे, वन और जीरो लिखेंगे तो ये रूट टू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे फैक्टर जो आएगा ना वन टू एलिमेंट में, ये रूट टू आएगा यहाँ पे, यू विल गेट हियर रूट टू। समझ में आया सभी को? यहाँ पे देखिए टू स्टेट हम लोग वन टू निकाल रहे हैं, तो टू जो है ना हमारा वन जीरो स्टेट है, वन जीरो, तो इस पे जे प्लस जब एक्ट करेगा ना, जे प्लस, तो इसको वन वन बना देगा, और ये वन वन तो ये है ही है, तो इनर प्रोडक्ट वन हो जाएगा। लेकिन हम प्री फैक्टर की बात करते हैं, तो वन जीरो यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ पे सॉरी ये वन जीरो, तो वन और वन टू हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट टू आ रहा है, वी आर गेटिंग रूट टू एच बार, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि वन थ्री होगा, तो वन और थ्री में जो है ना टू का डिफरेंस है, तो चाहे जे प्लस एक्ट करे या जे माइनस एक्ट करे, जो भी, इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि एम और जो दोनों में एम के वैल्यूज इक्वल नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पे ये तो जीरो आएगा ही, ठीक है ना, इट विल बी जीरो। जहाँ पे वन का डिफरेंस है ना, वहीं पे नॉन जीरो आने का चांस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना बेसिकली सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो मतलब एक का डिफरेंस है रो और कॉलम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आप टू वन निकाल रहे होंगे, टू और वन का इनर प्रोडक्ट निकल रहा होगा, ठीक है ना। तो सॉरी टू और वन के रिस्पेक्ट में बेसिकली जे एक्स ऐसे होगा, टू और वन के। तो देखिए जे एक्स में यहाँ पे टू में मतलब वही हो गया, देखिए टू लिखने का मतलब हो गया वन जीरो, ठीक है ना, और यहाँ पे जे एक्स है, और वन लिखने का मतलब हो गया वन कॉमा वन। तो इस जे एक्स में आप देखिए जे प्लस भी है और जे माइनस भी है, तो जे माइनस जब इस पे एक्ट करेगा ना प्लस, तो इसको प्लस एक्ट कराने पे तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बताया ना मैक्सिमम, जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम जब लेते हैं तो जे प्लस एक्ट करने पे जीरो आता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेसिकली जब हम इस पे एक्ट कराएंगे जे माइनस,
जे माइनस जब एक्ट करेगा ना तो ये 1 जो है वो एक डिक्रीज कर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो, लेकिन प्री फैक्टर अगर देखें जे माइनस देखिए 1 पे एक्ट कर रहा है तो 1 से यहाँ 2 आ जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ √2 का फैक्टर यहाँ पे भी आ जाएगा, ये √2 और इंटू एच बार ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप कैलकुलेट करके देख लें, सभी जगह पे √2 इंटू एच बार आएगा यहाँ पे, जहाँ पे 1 का डिफरेंस है, ठीक है ना, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और क्योंकि jx जब आप लिखते हो ना तो इसमें एक 1/2 का फैक्टर भी होता है, तो यहाँ पे 1/2 का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, देयर विल बी फैक्टर ऑफ 1/2। तो इसीलिए jx ऑपरेटर जो है ना वो बेसिकली jx ऑपरेटर आप लिखेंगे तो √2 सभी से कॉमन आ जाएगा, तो 1/√2 और इंटू एच बार, ठीक है। एंड दिस इज 0 1 0 0, ठीक है ना, 1 0 1 और 0 1 0 ऐसा होगा। दिस इज jx ऑपरेटर, ठीक है। तो jx ऑपरेटर ये निकल रहा है, ठीक है, फॉर j इक्वल टू 1 सिस्टम, ठीक है, दैट इज jx ऑपरेटर। आप लोग को देखो एक एलिमेंट भी अगर समझ में आ गया ना तो आप फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हो। किसी को अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो कि ये कैसे निकला, ठीक है ना। अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखे हो तो नहीं पूछोगे फिर, ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस क्लास में ये सब कुछ बताया गया, उसका यूज करके ही ये निकाला जा रहा है, ठीक है। अब प्रीवियस क्लास नहीं देखें तो आपको नहीं समझ में आएगा ये, ओके, ठीक है। तो ये jx निकल गया, तो एक बार आप लोग खुद से निकाल के देखिए जरा jy का मैट्रिक्स, jy निकालिए, मैट्रिक्स फॉर jy। जब jy आप निकाल लोगे ना तो समझ लो कि आप सीख गए, ठीक है। तो jy हम लोग मैट्रिक्स ऐसे लिख रहे हैं, देखो मैट्रिक्स फॉर jy, ठीक है। तो यहाँ पे jy आप जानते हो कि ऐसे लिखा जाता है 1/2 आयोटा और j प्लस और फिर माइनस j माइनस, ये लिखते हैं हम लोग, है ना, j प्लस और j माइनस, दैट्स व्हाट वी राइट, ओके। अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये लिखा जाता है, तो यहां से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। देखो क्या आ रहा है रिजल्ट इसका जल्दी। इन सब में जानते हो डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, क्योंकि आप इक्वल रखेंगे ना, जैसे jy 1 निकालेंगे तो प्लस j प्लस j माइनस ऑपरेटर एक्ट करने से वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायगोनल एलिमेंट तो डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, ठीक है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है ना यहाँ पे भी वही होगा, जहाँ पे रो और कॉलम एक से डिफर कर रहे होंगे ना वही नॉन जीरो आएगा। तो ये जो इसमें लिखा गया ना ये टर्म ही नॉन जीरो आएंगे इसमें भी, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्टली कैलकुलेशन सिर्फ जो है ना, जैसे jy आप ऐसा कर सकते हो, देखो jy का हम 1 2 एलिमेंट निकाल सकते हैं, तो ये बेसिकली हो जाएगा, देखिए 1 और यहाँ पे jy और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। तो ये 1 लिखने का मतलब ये 1,1 है और ये jy एक्ट कर रहा है, और 2 मतलब 1,0 है ये, ठीक है ना, 1,0, ठीक है ना, इस तरह से। तो jy जब हम इस पे एक्ट कराएंगे तो देखिए ये 1,1 है, तो इसमें j प्लस भी है और j माइनस भी है। j प्लस जब इस पे एक्ट करेगा तो इसको एक इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। और 1,0 देखिए j का वैल्यू 1 है और m का वैल्यू 0, तो 1,0 करोगे ना 1 माइनस 0, ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर वही बात आ रही है √2, ठीक है ना, √2 h बार तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, प्री फैक्टर की वजह से, लेकिन यहाँ डिवाइडेड बाई 2 आयोटा है तो वो हमें लिखना पड़ेगा 2 आयोटा, ठीक है ना। तो वो 2 आयोटा तो सभी में कॉमन होगा, वो लिख देंगे हम लोग लास्ट में, ठीक है ना। तो इस तरह से आ रहा है, तो J12 ये आ गया, ठीक है। अब एक ये निकाल लीजिए आप J, जैसे J और क्या बोलते हैं ये है 2 3, सॉरी jy का हम लोग निकाल रहे हैं, देखिए 2 3 एलिमेंट। तो J23 आप निकालेंगे ना तो ये बेसिकली सेकेंड स्टेट और jy और यहाँ पे थर्ड स्टेट ये निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो J23 देखिए यहाँ पे 2 हमारा जो स्टेट 2 है वो 1,0 है, और ठीक है यहाँ पे jy और स्टेट 3 जो है ना वो बेसिकली 1,-1 है। -1 तो अब देखिए यहाँ पे 1,-1 पे हम इसे एक्ट कराते हैं, ठीक है ना।
1 कॉमा -1 पे, तो यहाँ पे देखिए इसमें j माइन, तो ठीक है j प्लस जब इस पे एक्ट करेगा ना तो ये तो एक इंक्रीज कर देगा वैल्यू को तो जीरो हो जाएगा, लेकिन j माइनस जब एक्ट करेगा तो ये तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू ऑफ m है। लोवेस्ट वैल्यू ऑफ m पे जब j माइनस एक्ट करता है तो जीरो आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए j प्लस से आंसर आएगा, ठीक है ना, यू विल गेट आंसर यूजिंग j प्लस, ठीक है। तो j प्लस से जब आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे 1 -1 करोगे तो यहाँ √2 आ जाएगा, 1 -1 ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी बेसिकली वही आंसर आएगा √2 और इंटू h बार। तो j प्लस एक्ट कराया जा रहा है इस पे, j माइनस एक्ट कराने से आंसर जीरो आएगा क्योंकि j y में दोनों है ना, j प्लस j माइनस, तो एक्शन ऑफ j माइनस विल गिव यू जीरो, ओके, j प्लस की वजह से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो देखिए यहाँ से √2 h बार इस तरह से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके मैट्रिक्स एलिमेंट को देखिए लिखना चाहते हैं ना, तो ऐसा होगा यहाँ पे जे वाई 1/2 आयोटा भी है ना, तो इसलिए देखिए यहाँ पे पहला टर्म तो ये जीरो हो गया, और यहाँ पे बेसिकली 2 से डिवाइड करने की वजह से 1/√2 का टर्म तो सभी में आएगा 1/√2, ठीक है ना। 1 बाई आयोटा जो फैक्टर आ रहा है ना, इसको ऊपर ले जाओगे तो यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा, ठीक है, और ये टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये सभी मैट्रिसेस जो है ना हर्मिशियन होते हैं, तो यहाँ पे माइनस आयोटा है ना, तो यहाँ पे आयोटा आएगा क्योंकि 1 2, अब जानते हो कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में 1 2 एलिमेंट जो है ना 2 1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, ठीक है ना। 1 2 और 2 1 जो है ना मतलब ऐसा होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स में 1 2 इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 2 1, ठीक है ना, फॉर हर्मिशियन, क्योंकि ए डायगर इज इक्वल टू ए लिखा जाता है ना, ठीक है ना, तो इसलिए, ठीक है। तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, तो ये माइनस आयोटा है ना, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने से आयोटा आ जाएगा, ठीक है ना, ये टर्म जीरो है यहाँ पे, ठीक है। और फिर देखिए हम 2 3 एलिमेंट यहाँ पे आयोटा निकाल, मतलब इसमें भी वही होगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, ये √2 h बार निकला है ना, तो इसको 2 आयोटा से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करने से 1/√2 आ जाएगा, और सॉरी h बार भी कॉमन ले लो इसमें, h बार, ठीक है। और 1 बाई आयोटा से यहाँ पे माइनस आयोटा लिख देंगे, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखोगे ना, तो ये 2 3 से 3 2 एलिमेंट जो है ना वो आयोटा हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये 2 एलिमेंट निकालने की जरूरत है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख करके ये लिख देंगे, ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी एग्जाम में ये सभी बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, तो इसलिए पूछा जा सकता है ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर जे एक्स जे वाई और जे जेड का तो हम बता ही दिए, ठीक है ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको पहले आप आंसर करिए, ठीक है। क्वेश्चन देखो, फॉर जे इक्वल टू हाफ सिस्टम, ठीक है, राइट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ J प्लस यूजिंग, ठीक है, आइगन स्टेट्स ऑफ J स्क्वायर एंड JZ एज बेसिस। देखो कंप्लीट जो है ना, कंप्लीट स्टेटमेंट यही होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, अभी हम कुछ देर पहले शो किए थे कि JZ का जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो सकता है अगर हम बेसिस को चेंज करेंगे। तो कंप्लीट क्वेश्चन एग्जाम में अगर मान लीजिए इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, तो आप ये एज्यूम करके चलोगे कि आइगन स्टेट्स ऑफ J स्क्वायर JZ ही यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज कभी अगर ये चेंज कर दिया गया तो आंसर फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा चांस नहीं है, ठीक है ना। मोस्टली जो बुक्स में भी डिस्कशन होता है ना, वो जे स्क्वायर और जेजेड के ही आइगन स्टेट को बेसिस लेकर के डिस्कशन दिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी ये सभी ऑपरेटर का मैट्रिक्स पूछा जाता है तो इसी के आइगन स्टेट को बेसिस लेकर के लिखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए जरा क्या आ रहा है। So h got 0 0 0 1. h कट 0 0 और 0 1, देखो सभी लोग देखो,
ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करना होगा। देखो इसका फर्स्ट स्टेट जो बनेगा ना, फर्स्ट स्टेट इसको आप ऐसे लिख दोगे, सॉरी दिस इज हाफ कॉमा हाफ, और इसमें सेकंड स्टेट जो है ये हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किए, ठीक है, दिस विल बी हाफ कॉमा माइनस हाफ। ठीक है, तो ये दो आइगन स्टेट्स हैं इसके, ठीक है ना, दीज आर द सॉरी टू स्टेट्स, दीज आर आइगन स्टेट्स ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जेड। ठीक है, ये कॉमन आइगन स्टेट है जे स्क्वायर और जे जेड का। ठीक है, तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जे प्लस का मैट्रिक्स एलिमेंट लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा जे प्लस का ये 1 1, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 और ये जे प्लस और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जे प्लस और यहाँ पे 2 और ये 1 होगा, ये 2 1 एलिमेंट हो गया, और जे प्लस यहाँ पे 2 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सिचुएशन। तो यहाँ से देखो, देखिए यहाँ पे तो दोनों सेम स्टेट है, जे प्लस जब इस पे एक्ट करेगा ना, ठीक है, तो ये m का हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है ना, m का हाई, क्योंकि j इक्वल टू हाफ है ना यहाँ पे, तो m का ये हाईएस्ट वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस पे एक्ट करेगा तो ये तो 0 दे देगा डायरेक्टली। ठीक है ना, तो ये तो 0 आ जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे जे प्लस का सेम स्टेट के बीच में आइगन एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो हमेशा 0 ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि स्टेट को चेंज कर देता है ना। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये भी टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो है ना, देखिए ये 2 पे एक्ट कर रहा है, तो 2 मतलब ये वाला स्टेट है, तो इसमें m का वैल्यू जो है ना वो एक इंक्रीज कर देगा, तो एक इंक्रीज कर देगा तो माइनस हाफ से प्लस हाफ बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट इक्वल हो जाएंगे, तो 1 और 2, 2 जो है ना 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जब 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अब हमें जे प्लस को बस देखना है कि बेसिकली इस पे एक्ट कर रहा है हाफ माइनस हाफ स्टेट पे, तो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे जे प्लस जैसे जे में पैक करता है, तो यहाँ पे ये आ जाता है, तो यहाँ पे जे की जगह पे हमें हाफ पुट करना है और एम की जगह माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ पुट करोगे प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और जे और एम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली एच बार आ रहा है। ठीक है ना, यू आर गेटिंग एच बार हियर, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा एच बार का फैक्टर। ठीक है, और इसमें देखिए जे प्लस 1 पे एक्ट कर रहे हैं ना, तो 1 पे एम का तो हाईएस्ट वैल्यू है ना, तो जे प्लस एक्ट कराने पे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आएगा एच क्रॉस और 1 0। ठीक है ना, सॉरी 0 1 और 0 0, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आइगन वैल्यू है, सॉरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो ये सभी क्वेश्चंस देखो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, जे प्लस का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जे माइनस का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो ये आप लोग खुद से लिख लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर जे माइनस, ठीक है, फॉर जे इक्वल टू हाफ सिस्टम। ठीक है, तो बिना कैलकुलेशन के बता सकते हो आप लोग क्या होगा इसका आंसर। विदाउट एनी कैलकुलेशन कैन यू टेल द आंसर। देखो एक्चुअली ऐसा है ना, देखो इसका सोल्यूशन हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, जे माइनस जो होता है ना वो एक्चुअली जे प्लस डैगर होता है। जे प्लस में आप डैगर लोगे तो जे माइनस ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है ना, तो बस इसका डैगर ले लो, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे देयरफॉर जे माइनस जो होगा ना इसका डैगर लेंगे तो एच बार, डैगर मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सभी एलिमेंट्स का लेना है और फिर ट्रांसपोज लेना है। ठीक है ना, तो इसका ट्रांसपोज लोगे तो 1 0 सॉरी 0 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा ना, फर्स्ट रो विल चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो विल चेंज इनटू सेकंड कॉलम। ठीक है, तो यही बेसिकली इसका आंसर हो गया। तो जे माइनस का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। ठीक है, 0 0 1 0 0। ओके, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशंस हो गए। ठीक है, रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए डिफरेंट एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन स्टेट्स डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, ओके, सो नाउ let us discuss, there is a concept called space quantization, स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, स्पेस क्वांटाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, देखिए स्पेस क्वांटाइजेशन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स
एंगुलर मोमेंटम या z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, z कंपोनेंट of angular momentum cannot have all possible values। ठीक है, z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ऑल पॉसिबल वैल्यूज अलाउड नहीं है। ठीक है ना, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना कि देखिए जे स्क्वायर जब एक्ट करता है j कॉमा m स्टेट पे, तो वी गेट हियर j इंटू जे प्लस वन और इंटू एच बार स्क्वायर और j कॉमा m। लेकिन जब jz एक्ट करता है इस पे, तो यहाँ से j कॉमा m पे, ठीक है, देन वी गेट हियर m इंटू एच बार, ठीक है, एंड हियर j कॉमा m। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए jz का जो आइगन वैल्यू या वैल्यू जो मिल रहा है ना, मेजरमेंट जब किया जाएगा तो आइगन वैल्यू ही तो आउटकम होता है ना, तो ये इसका आउटकम होगा jz का। ठीक है, ऑब्टेन्ड वैल्यू जो jz जब भी मेजर करेंगे तो ऑब्टेन्ड वैल्यू ये होंगे। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि m कैन टेक ओनली वैल्यूज फ्रॉम -1 टू -j टू +j। ठीक है ना, तो इसका मतलब ऑल वैल्यूज तो अलाउड नहीं है ना, -j टू +j और इन स्टेप ऑफ 1। ठीक है ना, ये लिखा गया है इन स्टेप ऑफ 1। ठीक है, तो स्टेप ऑफ 1 में ये अलाउड वैल्यूज है, मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज सिर्फ jz के अलाउड है। ठीक है, तो jz के अगर डिस्क्रीट वैल्यूज अलाउड है तो इसका मतलब ये होगा ना कि स्पेस में डिस्क्रीट ओरिएंटेशन सिर्फ अलाउड होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अगर ऐसा है ना कि अगर मान लेते हैं कि ये जे वेक्टर है, सपोज करो दिस एंगल इज थीटा और ये z डायरेक्शन है, तो अगर हम लोग जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स में कहते हैं कि jz इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख दें j cos थीटा। ठीक है, और हम बोलते हैं कि थीटा का कोई भी वैल्यू, ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा आर अलाउड। ओके, तो थीटा का अगर ऑल वैल्यूज अलाउड हम बोल देते हैं 0 से लेकर के, मतलब -0 से लेकर पाई तक, ऐसे 0 से पाई तक बोल देते हैं कि सभी वैल्यूज अलाउड हैं, तो 0 से पाई में मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएंगे, है ना, तो jz के भी सभी वैल्यूज अलाउड हो जाएंगे बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं कि देखिए jz के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज अलाउड हो रहे हैं, तो इसका मतलब थीटा का भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू अलाउड होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लिखा गया अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट हैव ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ओनली, ठीक है, सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यूज क्या है, mh बार आर अलाउड। ठीक है, दिस मीन्स दैट, इसका ये मतलब हो गया, दिस मीन्स दैट ओनली, ठीक है, ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ थीटा आर अलाउड। ठीक है, तो सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ थीटा अलाउड होगा। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा का जो वैल्यू लिखा जाता है ना, वो एंगुलर मोमेंटम का इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये mh बार आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड j का, जैसे j स्क्वायर से, देखिए j स्क्वायर से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है ना, j इंटू जे प्लस वन, तो इसलिए j को लिख दिया जाता है रूट ऑफ दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर j इंटू, सॉरी यहाँ पे j इंटू जे प्लस वन। ठीक है, और इंटू h बार। ठीक है, तो h बार कैंसिल हो जाएगा, तो m और डिवाइड बाय रूट अंडर j इंटू जे प्लस वन। ठीक है, सो यू गेट हियर cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए cos थीटा का वैल्यू कई बार निकालने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है ना, इनफैक्ट आया भी है क्वेश्चन एग्जाम में j प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए m के कुछ सर्टेन वैल्यूज अलाउड है, तो इसीलिए थीटा का भी कुछ सर्टेन वैल्यूज अलाउड होगा। ठीक है, सो ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज। हाँ बताइए। तो नेटो के सूत्र आप बताएंगे, cos थीटा इक्वल वो कैसे हुआ? cos थीटा यहाँ से निकाला गया ना, cos थीटा jz बाई j ऐसे लिखेंगे, तो jz हमारा, jz का वैल्यू जो है वो mh बार है, और j हम लोग लिखते हैं ना, देखो यहाँ पे j स्क्वायर का वैल्यू ये है, ओके ओके, j स्क्वायर का ये वैल्यू लिखा जा रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए j का वैल्यू इसका स्क्वायर रूट लिख देते हैं। हो गया। तो ये देखिए cos थीटा, अब यहाँ पे m अगर कंटिन्यूअस नंबर होता ना, m कंटिन्यूअस होता तो हम कह देते कि cos थीटा भी ऑल ओरिएंटेशन को यहाँ पे अलाउ कर रहा होता, तो यहाँ पे m जो है ना डिस्क्रीट है, तो इसलिए थीटा भी डिस्क्रीट है, तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स ये कह रहा है कि ओनली सम डिस्क्रीट ओरिएंटेशन। ठीक है, तो m देखो यहाँ पे डिस्क्रीट है, m इज डिस्क्रीट, तो इसलिए थीटा भी जो है ना यहाँ पे डिस्क्रीट होगा, दिस इज ऑल्सो डिस्क्रीट, तो दिस इंप्लाइज दैट
कि ओनली, ठीक है ना, तो इसका ये मतलब है कि ओनली डिस्क्रीट, ठीक है, सम ओरिएंटेशन आर अलाउड, ठीक है, ओनली सम ओरिएंटेशंस आर अलाउड, ओके, या सम डायरेक्शंस आर अलाउड फॉर, ठीक है, फॉर जे वेक्टर, ठीक है, मतलब ऐसा है, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा जेड डायरेक्शन है, तो कुछ डायरेक्शन ही सिर्फ अलाउड होंगे, जैसे अगर हम मान लो ये जे इक्वल टू, अगर वन सिस्टम के लिए बात करते हैं तो जे इक्वल टू वन के लिए बात करोगे ना, तो आप देखिए एम इज इक्वल टू होता है यहाँ पे, एम इज इक्वल टू -1 और 0 और 1 होता है, तो यहाँ पे एम के 3 वैल्यूज अलाउड हैं, तो बस 3 एंगल्स इसमें अलाउड होगा, ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा, जे इक्वल टू वन सिस्टम के लिए हम ड्रॉ करेंगे ना, तो ये एक जे का डायरेक्शन हो सकता है, एक डायरेक्शन ये हो सकता है, ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन, और फिर ये एक डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये दीज आर द 3 डायरेक्शंस पॉसिबल ओनली फॉर जे इक्वल टू वन सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली देखिए ये एंगल हम बोल रहे हैं कि सिर्फ ये एंगल पॉसिबल है, इसमें अब अदर डायरेक्शन, क्योंकि देखिए हम लोग जब जे एक्स, इसमें ये बताया गया ना कि जे स्क्वायर और जे जेड जो ऑपरेटर है वो कम्यूट करते हैं, जे एक्स कम्यूट नहीं करता है, ठीक है ना, जे जेड के साथ जे एक्स कम्यूट नहीं करता है, तो इसलिए जे जेड का वैल्यू जब आपको पता चल रहा है ना, तो उस टाइम आपको बेसिकली जे एक्स का वैल्यू पता नहीं चल पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के आइगन स्टेट्स कॉमन नहीं है, ठीक है ना, दे डू नॉट कम्यूट, सो देयर कॉमन, देयर आइगन स्टेट्स आर नॉट कॉमन, ओके, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जे जेड का वैल्यू कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एम एच बार कर देंगे तो ये निकल जाएगा, अभी यहाँ से जे एक्स का वैल्यू कंफर्म पता नहीं चलता है, देयर इज अनसर्टेनिटी इन जे एक्स, ओके, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि ये ऐसे किसी भी डायरेक्शन में ऐसे स्पिन कर सकता है, ठीक है ना, ऐसे रोटेट कर सकता है, इट कैन बी एनीवेयर, मतलब इस डायरेक्शन में चारों तरफ कहीं पे भी हो सकता है, बट एंगल जो होगा ना वो सर्टेन एंगल होगा, वो यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा, इतने ही एंगल पे होगा, ठीक है ना, देखो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि इस तरह से रिलेशन बताया गया आप लोग को अनसर्टेनिटी, देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी ये बताया गया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जैसे डेल्टा एल एक्स और डेल्टा एल वाई निकालते हो, ठीक है ना, डेल्टा एल एक्स डेल्टा एल वाई, तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, ठीक है ना, ये इक्वल टू आ जाता है 1/h बार, ठीक है ना, मॉडुलस होता है तो उसी से ही आ जाता है, ठीक है ना, 1/h बार, और हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है ना, ऐसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ लिखा जाता है एल एक्स कॉमा एल वाई, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, और फिर इसका मॉडुलस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, तो एल एक्स और एल वाई का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखोगे ना, तो ये सॉरी यहाँ पे ऐसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखा हुआ है, तो एल एक्स एल वाई तो आप जानते हो कि आयोटा एच क्रॉस एल जेड आ जाएगा, ठीक है ना, तो फिर हम लोग देखिए यहाँ पे डेल्टा एल एक्स और डेल्टा एल वाई निकालेंगे ना, तो ये बेसिकली आयोटा एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, एल जेड, अब एल जेड का किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के रिस्पेक्ट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे, तो एल जेड का एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो वही एम एच क्रॉस आ जाएगा, ठीक है ना, तो एच क्रॉस कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है ना, तो सॉरी एम एच क्रॉस, एक एच क्रॉस तो इससे आएगा आयोटा एच क्रॉस, और ये मॉडुलस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मॉडुलस से आयोटा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आ रहा है, देखिए आप डेल्टा एल एक्स डेल्टा एल वाई जो है ना, ये बेसिकली अगर हम आइगन स्टेट ऑफ, देखिए ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ना, तो जैसे एल जेड आएगा यहाँ पे आयोटा एच क्रॉस एल जेड, तो एच क्रॉस ये कैंसिल हो जाएगा और एल जेड बच जाएगा, तो एल जेड का आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो वही हम जेएम स्टेट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे ना, तो जेएम स्टेट के रिस्पेक्ट में एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालोगे तो एम एच बार आ जाएगा, तो ये ध्यान रखोगे डेल्टा एल एक्स डेल्टा एल वाई एम एच बार आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू जेएम स्टेट, ओके, तो देखिए इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन एल एक्स इज नॉट जीरो, अनसर्टेनिटी इन एल वाई इज ऑल्सो नॉट जीरो, इसमें से कोई भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट एम एच बार हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए अनसर्टेनिटी इन एल एक्स इज नॉट जीरो और अनसर्टेनिटी इन एल वाई इज ऑल्सो नॉट जीरो, तो इसीलिए दोनों में कुछ अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको किसी पर्टिकुलर प्लेन में नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना, ये कहीं पे भी हो सकता है चारों तरफ, इट कैन बी एनीवेयर, ओके, अराउंड इट, तो ये बेसिकली कंक्लूजन है, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग स्पेस क्वांटाइजेशन बोलते हैं, कि यहाँ पे स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब हो गया कि ओनली सम ओरिएंटेशन, ठीक है ना, इन स्पेस आर अलाउड फॉर जेब, ठीक है, तो स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब शॉर्ट में अगर हम बोले ना, देखो स्पेस क्वांटाइजेशन इसका मतलब है ओनली
some orientation, ठीक है, only some orientations are allowed for J वेक्टर। तो J वेक्टर के लिए सिर्फ कुछ ओरिएंटेशंस हैं जो अलाउड होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे हम अभी जैसे इसमें 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हो रहे हैं, क्योंकि m की 3 वैल्यूज है ना, ये एक पॉसिबल हो सकता है, ये और ये। अगर हम क्या बोलते हैं स्पिन हाफ सिस्टम की बात अगर करेंगे, ठीक है ना, तो स्पिन हाफ सिस्टम की बात करेंगे तो फिर वहां पे सिर्फ 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल होगा, क्योंकि उसमें m के सिर्फ 2 ही वैल्यूज होते हैं, m इक्वल टू प्लस हाफ और m इक्वल टू माइनस हाफ। तो उसमें सिर्फ 2 ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगे, मतलब इस तरह से एक दिखा दिया जाएगा और एक इस तरह से दिखाया जाएगा। ओके, ठीक है। सो दैट्स द स्पेस क्वांटाइजेशन। ऑलराइट, m इक्वल टू 0 के लिए कैसा ओरिएंटेशन होगा? m इक्वल टू 0 के लिए तो बताया ना, ये तुम लोग m इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, बस खुद से चेक करो ना। तुम लोग कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा करते क्यों नहीं हो? m इक्वल टू 0 पुट करो, थीटा कितना निकल रहा है? 90। तो 90 डिग्री पे दिखा दिए। ये वाला m इक्वल टू 0 के लिए हो गया, ये m इक्वल टू 0 के लिए, ये m इक्वल टू 1 के लिए और ये m इक्वल टू -1 के लिए। समझ गया ना? जल्दी से देखो, पूछना बहुत आसान होता है, कैलकुलेशन करने की हैबिट जब डालोगे ना तभी सीखोगे, ठीक है। अब कितना जल्दी पूछ दिया, m इक्वल टू 0 के लिए क्या ओरिएंटेशन, यहाँ पुट करके देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पेस क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। तो देखो एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा आप लोगों का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, दैट इज एडिशन ऑफ, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये एक्चुअली यहाँ से जो है ना, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे ना, समझ लो एटॉमिक फिजिक्स का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये बेसिकली एक्चुअल में ये एटॉमिक फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। एटॉमिक फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा करो कि हम एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फिर नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। आप लोग अभी जो टॉपिक पढ़ाए गए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली। इसके आगे बढ़ जाएंगे ना, आप लोग को टाइम फिर नहीं मिलेगा इसको रिवाइज करने का। तो आप लोग इसको पहले जितना अभी बताया गया ना, इसको रिवाइज करिए, ठीक है। और इसके प्रॉब्लम्स कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ही फिर हम लोग सेंट्रल पोटेंशियल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पहले रिवाइज करके इसके प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। मतलब देखो अभी जो पढ़ाया गया ना, वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। टोटली इसी पे बेस्ड है आज अभी जो पढ़ाया गया है, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। सर एटॉमिक फिजिक्स आप ही पढ़ाएंगे क्या कह रहे हो? सर? एटॉमिक फिजिक्स एटॉमिक फिजिक्स हम खुद ही पढ़ाएंगे, ठीक। क्वांटम मैकेनिक्स है ना, वो पूरा क्वांटम समझ लो, कुछ भी अलग नहीं लगेगा आपको, ठीक है। क्वांटम जैसा ही चलेगा। अभी जैसे एंगुलर मोमेंटम में जो चल रहा है ना डिस्कशन, वही डिस्कशन पूरे एटॉमिक फिजिक्स में होता है, ठीक है। सर लास्ट क्लास में जब वो बताया था ना कॉन्सेप्ट का, प्लस हाफ के लिए जो प्रोबेबिलिटी आई थी कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस हाफ के लिए आई थी, जब सिग्मा डॉट एन प्लस 1 स्टेट मतलब इनिशियली था उसके लिए। हाँ, तो उसमें -1 स्टेट के लिए जब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखा हाँ, तो हमारा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, डाउन के लिए साइन स्क्वायर आएगा, है ना। हाँ, डाउन के लिए कॉस स्क्वायर और हाँ, डाउन के लिए कॉस, हाँ ठीक है, डाउन के लिए कॉस उल्टा हो जाएगा, दैट्स राइट। वो मतलब देखो बेसिकली क्या होता है, वो ऐसा होता है कि जैसे मान लो वो डाउन स्टेट में है, आप जो है ना डाउन के लिए ही बेसिकली कैलकुलेशन डाउन स्टेट का, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, व्हाट इज द एंगल? 0 हो गया ना। तो इसीलिए हम फिर बताए ना कि आप ये मत सोचो कि आप डाउन स्टेट और अप स्टेट की बात करो ही नहीं, सिंपली आप बोलो कि एक स्टेट के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है ना। एक स्टेट में सिस्टम है और आप मेजरमेंट किसी डायरेक्शन में कर रहे हो, यू आर मेजरिंग इन सम डायरेक्शन, तो आप दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल देख लीजिए कितना है, ठीक है ना। स्पिन ये J इक्वल टू हाफ सिस्टम का डिस्कशन था। तो मतलब सिस्टम का इनिशियल स्टेट दिया हुआ है, उस इनिशियल स्टेट के डायरेक्शन में और जिस डायरेक्शन में आप मेजरमेंट कर रहे हैं उनके बीच में एंगल देख लो, बस उसके बाद आप डायरेक्ट लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी जो होगा ना कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये अपने ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। तो देखो दोनों के बीच में एंगल 0 है ना, तो वही कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 से हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है। सर एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था सर। क्या क्वेश्चन था? सर एक विग्नर से सेल दिया है सर 2D लैटिस में सर। अरे वो तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है ना। हाँ सर, फिर भी बता दीजिए सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मतलब। क्या था क्वेश्चन? विग्नर सीड सेल है। हाँ सर, उसका सर दोनों लैटिस पैरामीटर दिया है। मतलब अरे कंफ्यूजन देखो, पहली बात तुम लोग कंफ्यूजन क्यों होता है? जैसे कुछ भी क्वेश्चन दिया गया ना, विग्नर सीड सेल है जो भी है, उसको मतलब बुक निकालो। देखो सब कुछ जरूरी नहीं कि सबको हर टाइम याद हो। नहीं हो रहा है तो बुक निकालो, उसमें बुक में देखो सब कुछ दिया रहता है विग्नर सीड सेल का, या नोट्स है उसको निकालिए और बस उसको क्या बोलते हैं यूज करके आंसर करिए। ठीक है, तरीका यही होता है। ठीक है, आपने बुक निकाल के देखा उसको, बुक में ढूंढा कि नहीं ढूंढा? सर मटेरियल में चेक कर रहा था सर, मतलब हमारा मटेरियल में नहीं मिला तो बुक में देखो ना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बुक में। देखो लर्निंग जानते हो, हम आपको लोग को बता रहे हैं, देखो पूछने से लर्निंग नहीं होता है। जानते हो क्या होता है? देखो हम आपको बता रहे हैं तरीका कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप किसी से जल्दी से पूछ लोगे, आपको वो सोल्यूशन टू द पॉइंट बता देगा। ठीक है ना, तो आपको आंसर पता चल जाएगा। लेकिन जब ढूंढोगे ना, तो जानते हो क्या होगा कि कई चीजें आपको साथ में दिखेगा। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। तो इसीलिए जानते हो जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं ना, उनको ज्यादा ब्रॉड नॉलेज होता है। समझ गया ना? और जो लोग क्या बोलते हैं सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, वो जो कोचिंग में अटेंड कर, कोचिंग से जो एग्जाम क्लियर करते हैं ना, उनको बहुत लिमिटेड नॉलेज होता है। ठीक है, तो ऐसा करोगे ना, उसको देख लोगे। ठीक है ना, हमें भी हो सकता है कि अभी याद भी नहीं हो कि क्या है, हम भी तो भूल जाते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि सर पूरे सब कुछ याद रहता है। ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर एमपीपी आप ही पढ़ा दीजिए। क्या? एनपी? हाँ हाँ सर, वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजिक्स? पार्टिकल Yes, sir. अरे ये सर please। चलो देखते हैं हम। ठीक है ना, अभी तो सर पढ़ा रहे हैं ना, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लोगे, अगर नहीं होगा तो फिर हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लोगे। ठीक है, हम भी थोड़ा देख करके आएंगे। ठीक है, देखो हमको भी याद नहीं रहता है। ठीक है ना, सब कुछ हम जो टॉपिक बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं ना, वो तो मान लो याद होगा। ठीक है, तो हम भी देख लेंगे बिगनर सीड सेल में क्या क्या था। उसमें कुछ ऐसा बताया गया था ना बिगनर सीड सेल में, कि वो बेसिकली क्या बोलते हैं नियरेस्ट नेबर्स हो गए, जो नेबर्स होते हैं उसको मतलब क्या बोलते हैं कनेक्ट करते हो लैटिस वेक्टर, फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो सेल बनता है, दैट इज कॉल्ड विग्नर सीड सेल। ठीक है ना, तो ऐसे। एरिया ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए दिया था। हाँ तो अरे वो वेक्टर दे दिया तो एरिया वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कर दो ना, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट से एरिया निकल जाएगा। और क्या, विग्नर तुम लोग एरिया, विग्नर से एरिया निकालने के लिए बोल दिया, तो अब वेक्टर दे दिया लेट। ठीक है, तो उसका क्या बोलते क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, एरिया निकल जाएगा। और क्या, आप समझ रहे हो ना? एरिया तो निकालने कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स है ना, कि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर गिव्स यू एरिया। ठीक है ना, तो वहां से क्रॉस प्रोडक्ट करो जो भी दिया है उसको। ठीक है, वहां से एरिया निकल आएगा उसका। ठीक है, उसका जो है ना बेसिकली देख लोगे किस तरह से है वो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन वो पता चल जाएगा कि एरिया उसका 1/4 करना पड़ेगा शायद। अगर मान लो स्क्वायर लैटिस बन रहा होगा, 1/4 कर दोगे। ठीक है, चलो ठीक है, हम अभी स्टॉप कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से उसको अटेंड कर लोगे। ठीक है, ठीक है।